हाय एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है कुंदन सिंह। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। करेक्ट, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है। क्लास 9th में आपने देखो इस चैप्टर को पढ़ा होगा, लेकिन वहां पर हमने सिंगल इक्वेशन की बात करी थी। आपने जब पढ़ा होगा चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उस नाम से वो चैप्टर था। यहां पर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहां पर डबल इक्वेशन की हम लोग बात करेंगे और दोनों इक्वेशंस में क्या क्या चीजें बन सकती हैं वो सारे हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो जैसा कि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहां पर देखो हमें दो इक्वेशंस गिवन है, 0 एंड 0। ठीक है, जनरल फॉर्म जो होती है, जनरल फॉर्म जो होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, वेर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दीज आर द टू इक्वेशंस। करेक्ट, ठीक है। यहां पर a1, b1 एंड c1 ये क्या होंगे भाई? ये जो होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ x होगा, कोफिशिएंट ऑफ x। b1 आपका क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ y होगा। और c1 इज द कांस्टेंट टर्म, ये हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट होगा। ऐसे सेकंड इक्वेशन जो है उसमें a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहां पर भी हमें ये ध्यान रखना है कि a2, b2 एंड c2 आर द numbers, where is a2 again the coefficient of x, b2 is the coefficient of y और c2 is again constant term। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास में है। लीनियर इक्वेशन हमने इसको क्यों बोला? बिकॉज यहां पर वेरिएबल की जो डिग्री है दैट इज 1। डिग्री कितनी है यहां पर? 1 है डिग्री, इसलिए हमने इसको लीनियर इक्वेशन का नाम दिया है। ठीक है, अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को अगर मैं ग्राफिकली आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, ग्राफिकली मैं आपको समझाऊं इसमें कि ग्राफ में अगर इन दोनों इक्वेशन को प्लॉटिंग करते हैं, प्लॉटिंग कैसे करते हैं सबको पता है होगा इसी। एक्स और वाई की रैंडम वैल्यूज हम लोग लेते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू हम लोग एज्यूम करते हैं और वाई की वैल्यू वहां से निकालते हुए जाते हैं। बिकॉज इसको हम इस तरह से बनाते हैं कि वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स, तो एक्स की वैल्यू हम हमारी मर्जी से पुट करते हैं और वाई हमें मिलता हुआ जाता है। ग्राफ पे जब आप इसको प्लॉट करते हो, प्लॉट का मतलब हो गया कि एक्स और वाई की वैल्यूज को लिखकर कोऑर्डिनेट फॉर्म में जब आप इसको प्लॉटिंग करते हो तो वहां आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब जब डबल इक्वेशन को आप सिंगल ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तो क्या क्या सिचुएशन बन सकती है? देखो इन दोनों इक्वेशन में क्या क्या सिचुएशन बनती है, ग्राफिकल सिचुएशंस। ग्राफिकल सिचुएशंस क्या क्या इसके अंदर ग्राफिकल सिचुएशन बन सकती है? मान लेते हैं कि अगर दोनों लाइन को मैं प्लॉट कर रहा हूं तो आपका हो सकता है कि यार दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके चली जाए। दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करें? इंटरसेक्ट कर सकती है। दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल भी जा सकती है, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल भी जा सकती है, या फिर दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप भी कर सकती है। दैट इज द कंडीशन ऑफ कॉन्साइड। उसको कॉन्साइड भी हम लोग बोल सकते हैं। तो मान लेते हैं जैसे ये लाइन मैंने लिखी यहां पर, ये गई 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 इधर, ये इस तरह से गई, इसको ये ओवरलैप करके जा रही है, मतलब कॉन्साइड कर रही है। तो तीन सिचुएशन पॉसिबल है दो लाइंस की, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कॉन्साइड। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग इंटरसेक्टिंग। ये हमारा इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग, दीज आर पैरेलल लाइंस, और ये आपका हो जाएगा कॉन्साइड। ठीक है, कॉन्साइड मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप कर दी। तो तीन सिचुएशन हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करके ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि लाइंस आपकी आइदर पैरेलल होगी, कॉन्साइड करेंगी, या फिर इंटरसेक्टिंग होगी। ये ग्राफिकल से हम लोग बताते हैं। दूसरी इसके अंदर बात कि एक सिचुएशन जो हमारे पास में बन रही है, कौन सी वाली? ये वाली। हाँ, व्हाइट ले लेते हैं। ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, या फिर इसको बोलते हैं सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन भी इसको बोलते हैं, सॉल्यूशन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। मतलब एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो सॉल्यूशन पॉइंट्स होगी। तो दो लाइन एक सिंगल पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर सकती है, सिर्फ आपकी वन एंड ओनली। दैट मींस उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सिंगल सॉल्यूशन होगा। तो इसी पॉइंट को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, जहां पर एक्स आएगा आपका और वाई वैल्यू आएगी, तो एक्स इक्वल टू समथिंग एंड वाई इक्वल टू समथिंग जो वैल्यू आपको मिलेगी, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। जो दोनों इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन मिलेंगे। आप आगे हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि विदाउट ग्राफिकली हम लोग उसको एल्जेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो आगे हम लोग देखेंगे वीडियो में। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि ग्राफिकली सिचुएशन से आपकी इंटरसेक्ट हो सकती है, पैरेलल हो सकती है और कॉन्साइड हो सकती है। ठीक है, ग्राफ भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में बनाने के लिए कि आप ग्राफ बना के ये बताओ कि लाइंस आपकी कैसे होंगी
और अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो उस पॉइंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के क्या वैल्यूज होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू क्या होने वाली है वहां पर। तो ये 3 सिचुएशंस आपको याद रखनी है। अब इस चैप्टर के देखो मेन जो खास बात है, सबसे जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है वो है आपका अलजेब्रिक कंडीशंस ऑफ इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कॉन्साइड। ये इसके अलजेब्रिक कंडीशंस हमें पता होनी चाहिए, जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा और आपके सेक्शन बी और सी के अंदर भी पूछा जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला भी था कि मैं हर वीडियो में हर चैप्टर के साथ में आपको उसका वेटेज भी बताता हुआ जाऊंगा और किस सेक्शन के अंदर कहां से क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे हमारे वीडियो के अंदर हम लोग। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। यहां पर एक बात और आप लोग याद रखना कि C1 जो होगा आइदर या तो वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए इन दोनों इक्वेशंस में, ताकि आपकी साइन की मिस्टेक ना हो। सबसे ज्यादा जो गलती होती है इन क्वेश्चंस के अंदर वो साइन की मिस्टेक्स की होती है, जिससे आंसर चेंज हो जाता है। ये जो C1 है या तो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में हो, दोनों में बात कर रहा हूं मैं, दोनों इक्वेशंस में, या ये C1 आपका RHS में होना चाहिए। आप ऐसे समझे या तो LHS में रखो दोनों को या दोनों को ही RHS में रखो। जैसे कि मैंने बोला कि यार एक इक्वेशन मैंने यहां लिखी 2x प्लस 3y इक्वल टू 5x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहां जो 4 एक कांस्टेंट है आपका, ये RHS में है इक्वल के राइट हैंड साइड पे, और यहां जो कांस्टेंट है वो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो जब आप कंडीशन अप्लाई करोगे A1 बाय A2 जो हम अभी आगे वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो उस कंडीशन के लिए आप ध्यान रखना कि यार ये वैल्यू को आप राइट हैंड साइड पे ही रखो दोनों में, या तो दोनों को लेफ्ट में कर लो या दोनों को राइट में कर लो। ठीक है, मतलब दोनों में सेम रखना है आप लोगों को, बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। देखो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि लीनियर इक्वेशन के अंदर हम लोग विदाउट ग्राफ ड्रॉ करके, बिना ग्राफ बनाए हुए ये चेक कर सकते हैं कि लाइंस आपके इंटरसेक्ट करेंगे, पैरेलल जाएंगे या कॉन्साइड करेंगे। तो उसके लिए कंडीशंस होती है, इसको बोलता है अलजेब्रिक कंडीशंस। तो कंडीशंस के लिए आप लोगों को एक चार्ट यहां पर बोर्ड पे दिख रहा होगा। इस चार्ट के अंदर मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी वैल्यूज कैसी हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं अलजेब्रिक कंडीशंस। यस, दीज आर द अलजेब्रिक कंडीशंस। ये जो दोनों इक्वेशंस है मैं यहां पर लिख रहा हूं इनको A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन थी आपकी A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। दीज आर द कंडीशंस। और ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार जहां पर मैं लगा दूं समझ जाओ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 स्टार का मतलब हो गया बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। करेक्ट। अब यहां पर देखो आप लोग, कॉन्सिडेंट और इनकंसिस्टेंट की मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं बात कर लेता हूं आपके लाइंस की। A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये आपको कोफिशिएंट्स नजर आ रहे होंगे यहां पे। ठीक है, आगे देखो, अगर A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 हो जाता है तो हम बोल सकते हैं बिना ग्राफ ड्रॉ किए हुए कि लाइंस भाई हमारी कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है, दैट मींस उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशंस उसके होंगे, यूनिक सॉल्यूशन उसके होंगे। तो ऐसी दो लाइंस जिसमें A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, ये रेशियो अगर दोनों अनइक्वल आ जाते हैं तो वी कैन से द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन ओनली। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम लोग आते हैं कि अगर आपके देखो A1 बाय A2 B1 बाय B2 और C1 बाय C2 तीनों ही रेशियो आपस में अगर इक्वल हो जाए तो ऐसी लाइंस होंगी कॉन्साइड, ऐसी लाइंस होंगी कॉन्साइड, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी वो। और ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे जहां पर वो एक दूसरे को टच करते हुए निकलेगी, इंटरसेक्ट करते हुए निकलेगी। तो दैट मींस यहां पर जो सॉल्यूशन होने वाले हैं दैट इज द इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दैट इज द इनफाइनाइट सॉल्यूशन वहां पर होंगे अगर आपको तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं। थर्ड कंडीशन में आपके स्टार्टिंग के दो रेशियो इक्वल है, थर्ड वाला अनइक्वल है, दैट इज A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। तो ऐसी लाइंस पैरेलल होंगी। कैसी होंगी? ऐसी लाइंस हमेशा पैरेलल होंगी। तो देयर इज अ नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पर वो एक दूसरे को कट करेंगे, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा। और अगर एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा तो दैट इज अ नो सॉल्यूशन। तो इसको हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, मतलब एक भी सॉल्यूशन उनका नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी हमेशा। ठीक है, तो ये जो तीन वर्ड्स है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, ये तीनों आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इन तीनों का सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है कि बताओ भाई इसकी वैल्यू क्या होगी अगर दोनों लाइन आपके यूनिक सॉल्यूशन दे रही है, इंटरसेक्टिंग है, या फिर ऐसा बोल सकता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रही है, पैरेलल बोल सकता है। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, ये वाले, ये वर्ड्स, पैरेलल, कॉन्साइड, इंटरसेक्टिंग, या फिर उनकी जगह इंटरसेक्टिंग की जगह यूनिक सॉल्यूशन यूज कर सकता है,
कॉन्सिडेंट की जगह आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन यूज कर सकता है या पैरेलल की जगह नो सॉल्यूशन यूज कर सकता है। तो दीज आर द 3 कंडीशंस आर करेक्ट। फिर मैंने आपको बोला था कि यार कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, तो कभी कभी ये दोनों नाम ना लेके वो बोलता है कि इफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, अब द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू वाले ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, के की वैल्यू क्या होगी। तो इनकंसिस्टेंट का नाम आते ही आपको यह समझ जाना है कि भाई वो जो है वो नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। अब इसको कैसे याद रखें, इसको भी याद रखना पड़ेगा हमें कि इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट को इजीली कैसे याद रखें। तो मैं इसको इस तरह से याद रखता हूं, आप भी उसी तरह से आप फॉलो करिएगा कि जहां सॉल्यूशन पॉसिबल है, सॉल्यूशन पॉसिबल का मतलब हो गया आइदर या तो यूनिक हो या इनफाइनाइट हो, मतलब सॉल्यूशन तो निकल रहे हैं ना हमारे, या तो यूनिक हो या इनफाइनाइट हो। तो जहां सॉल्यूशन पॉसिबल है वहां पर हमेशा बनेगा सिस्टम आपका कंसिस्टेंट, और जहां सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, मतलब एक ही कंडीशन है जो पैरेलल वाली लाइन है, वो सिस्टम हमारा होगा इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम भी आप लोगों को याद रखना है, इस नाम से भी क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी में दिए हुए इस नाम से क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको पीवाईक्यूज भी करवाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। देखो फर्स्ट वाले ब्लॉक में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसका फॉर्मेट अनबैलेंस्ड है, आप इक्वेशंस को देखो दोनों को, कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x, इक्वेशंस हम लोग यहां लिख देते हैं 2x इक्वल टू 5y प्लस 6, और सेकंड इक्वेशन आपकी है 15y इक्वल टू 6x माइनस का 18। दोनों इक्वेशन अभी इनबैलेंस है, मतलब अरेंज नहीं है। जो फॉर्मेट हमें चाहिए a1x प्लस b1y प्लस c1 उस फॉर्मेट में अरेंज नहीं है। तो पहले आप ट्राई ये करो कि आप इनको पहले ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद a1 b1 c1 लो, ताकि आपकी गलती ना हो। और अब जब आप एक्सपर्ट बन जाओ तो आप डायरेक्ट यहां से भी वैल्यू निकाल सकते हो बिना देखे। तो मैं इसको अरेंज करता हूं कुछ इस तरह से, ये इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे 2x माइनस का 5y इक्वल टू 6। मैंने बोला था कि या तो राइट हैंड साइड पे रखो या इधर लेके आ जाओ, मैं राइट पे रख रहा हूं उसको। ऐसे ये आपका होगा 6x माइनस का 15y इक्वल टू 18 ठीक है। 2x माइनस 5y इक्वल टू 6 और 6x माइनस 15y इक्वल टू 18। अब हम इसमें a1 बाई a2 चेक करते हैं। इसने बोला है कि दो लाइन से तो किसको ये रिप्रेजेंट कर रही है, तो a1 बाई a2, भाई a1 हमारा 2 है, ठीक है, a2 कितना है भाई 6। ऐसे b1 आपका विद साइन के साथ लेना है -15, b2 हमारा -15 है। ये सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए करवा रहा हूं। एमसीक्यू में आपको ये इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट कंडीशन लगाओ और आंसर पाओ। C1 आपका 6 है और C2 आपका 18 है। अब आप जब यहां पर देखोगे कि भाई a1 बाई a2 2 बाई 6 बन रहा है, b1 बाई b2 -5 अपॉन -15 बन रहा है, और C1 बाई C2 6 बाई 18 बन रहा है। तो ये क्या तीनों रेशियो इक्वल है क्या, ये 1 और 3 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, 1 और 3 हो गया, 1 और 3 हो गया। तो इसका मतलब सारे इक्वल आ रहे, जो कंडीशन बन रही है वो यही बन रही है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये कंडीशन होती है किसके, ये आपकी होती है, ना तो पैरेलल होता है ना इंटरसेक्टिंग होता है। तो बचा क्या आपका कॉन्सिडेंट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कॉन्सिडेंट इसका आंसर आएगा। तो आपको डायरेक्ट देख के एमसीक्यू में वैल्यू पुट करके करना है, इतना सब कुछ नहीं करना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये सब्जेक्टिव के लिए करना होता है इतना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ईयर आप देख ही रहे हो, लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, सेम क्वेश्चन पूछा है आपसे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वर्ड या तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, या इसकी जगह यूनिक, इनफाइनाइट, नो सॉल्यूशन, इस तरह के वर्ड्स होंगे। तो आपको बस कंडीशन चेक करनी है। सबसे पहले आप ये देखोगे यार इसको मैं ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लूं क्या, टेकिंग बाय एलसीएम, तो हो जाएगा आपका 9x प्लस 10y इक्वल टू 42 हो जाएगी। ये वाली इक्वेशन, ये वाली ये आपका 9x 10y इक्वल टू 14। आप देखो इनको देखने पे ही लग रहा है कि a1 बाय a2 जो है वो 9 बाय 9 है, ऐसे b1 बाय b2 जो है वो 10 बाय 10 है, और c1 बाय c2 42 बाय 14 है। तो ये दोनों रेशियो तो 1-1 आ रहे हैं, लेकिन वो इसके इक्वल नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, दैट इज द लाइन्स आर कौन सा ऑप्शन, पैरेलल। और पैरेलल में क्या बोलते हैं, पैरेलल तो ऑप्शन में है ही नहीं कहीं भी, लेकिन पैरेलल को हम लोग किस दूसरे नाम से जानते हैं,
दैट इज इनकंसिस्टेंट, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इनकंसिस्टेंट इसका आंसर होगा। जिस के मैं आप लोगों से बात कर रहा था उसका क्वेश्चन आ चुका है, देखो ईयर इसका 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द लाइंस आर हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसने बोला है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर बोला है तो आपको इनफाइनाइट की कंडीशन लगानी होगी। तो वी नो दैट इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है भाई, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या है आप लोगों को पता चलेगी अभी। हमारी इक्वेशन ये देखो kx = y+2, तो इसका मतलब ये k हो जाएगा, a2 6 हो जाएगा, है ना। ये आपका हो जाएगा क्या 1, ये 2, नॉट इक्वल सॉरी इक्वल टू, ये इक्वल है, इसको हम लोग बना देते हैं इक्वल, इक्वल टू c1/c2, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, है ना, 2 और ये 3। अब देखो यहां पर 90% बच्चे क्या गलती करेंगे कि यार मुझे तो k निकालना है और कंडीशन मुझे बोली गई है, तो यहां से इन दोनों से k फटाफट से वो क्या दे देंगे आंसर 3। इन दोनों से आंसर k का आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और पहला ही ऑप्शन 3 है, टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे और खुश हो जाएंगे, यस मेरा सही है क्वेश्चन। जबकि ये क्वेश्चन उन्होंने गलत कर दिया। रीजन इसका क्या है कि आपको बोला है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो वो तभी पॉसिबल है जब लाइंस आपकी क्या हो, कोइंसाइड करेंगी और तीनों रेशो आपस में इक्वल आएंगे। तो आप इन दोनों रेशो को ध्यान से देखो कि क्या ये दोनों इक्वल है क्या। 1/2 नॉट इक्वल टू 2/3 आ रहा है, तो ये लाइन कभी भी कोइंसाइड करेंगी नहीं, लाइन आपकी कभी भी कोइंसाइड नहीं करेंगी, मतलब k की कोई वैल्यू बनेगी नहीं कभी भी, तो k डज नॉट एग्जिस्ट। बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, k डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से चेक करने ला है कि आप अगर k की वैल्यू निकाल रहे हो तो उस k आपका एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो कैसे पता चलेगा, रेशो को देख के। तीनों रेशो आपस में इक्वल होने चाहिए, लेकिन नहीं हो रहे, इसका मतलब ये हो गया कि k एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन की खास बात ये थी, इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब लाइंस कैसी भाई, पैरेलल, लाइंस कैसी पैरेलल, और पैरेलल की कंडीशन हमें पता है क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1 देख लो, यहां से अब इक्वेशन बना लेते हैं अपन, 1/2, फिर ये 1/k नॉट इक्वल टू 4/3, 4/3। हमें तो k चाहिए भाई, इससे नॉट इक्वल से कोई मतलब ही नहीं है, तो k यहां से कितना आ जाएगा 2, k यहां से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नॉट इक्वल में तो ये दोनों नॉट इक्वल ही है, k अगर 2 रखेंगे तो नॉट इक्वल बनेगा इसी, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर इसका -2 2, इसको एक काम करना है, इसको 3 करना बेटा, ऑप्शन को माइनस का 3, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो 2 इज द करेक्ट आंसर इसका, करेक्ट। तो अभी तक हम इस एल्जेब्रिक कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं, और ये मैंने बोला है कि जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आपको सेक्शन ए से क्वेश्चन देखने को मिलता है, सेक्शन बी में भी मिलता है, और साथ में आपको सेक्शन ई में भी मिलता है, जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आएंगे हमारे पास में, करेक्ट। तो ये आ जाएगा इसका आंसर k = 2। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। अगेन k के क्वेश्चन वाले बहुत सारे पूछेंगे आपसे, k वाले जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k इफ द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा आपका, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन अभी अभी हमने लिखी थी, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1 की वैल्यू अब देखो k की फॉर्म में है 2k - 1, a2 आपका आ जाएगा कितना, a2, अच्छा ये मैंने a1 लिया है तो कोई बात नहीं, इसको 3 ले लेते हैं। फिर b1 आपका k - 1, यहां आ जाएगा 1 नॉट इक्वल टू c1 आपका क्या है यहां पर भाई, c1 आपका 1 2k + 1, और यहां c2 1 है, करेक्ट। ठीक है, हमें तो k चाहिए, तो इन दोनों को ले लेते हैं इक्वल में, तो ये जाएगा आपका 2k - 1 इक्वल टू 3k - 3, करेक्ट। 3 इधर आएगा, 2 बचेगा, तो k की वैल्यू यहां से भी 2 ही आने वाली है, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इसका होगा, डी ऑप्शन इसका होगा कि k की वैल्यू आपकी क्या होगी 2 होगी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, तो आप फिर इन दोनों को लो नॉट इक्वल में, k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, तो यहां से k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, -2 कभी भी नहीं होगी k की वैल्यू। ठीक है,
k की वैल्यू -2 नहीं होगी कभी भी, क्योंकि अगर आप -2 अगर लेते हो, k की वैल्यू अगर आप -2 लेते हो तो यहाँ -3 बनेगा और यहाँ भी -3 बनेगा, तो b1/b2 और c1/c2 इक्वल आ जाएगा, जो नो सॉल्यूशन की कंडीशन में पॉसिबल ही नहीं है। तो k -2 पॉसिबल नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ k फॉर द 5x + 3y 7x और 15y इज द कॉन्साइड। नेम चेंज करके आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, सारे ही आप देखो PYQs चल रहे हैं, ये लेटेस्ट ही है, इतने पुराने भी नहीं है, तो ये पैटर्न आपका फॉलो हो सकता है नेक्स्ट जब आप CBSE बोर्ड 10th का एग्जाम दोगे। यहां इसने बोला है कि कॉन्साइड, तो कॉन्साइड का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है a1/a2 b1/b2 और ये होता है आपका c1/c2। तो a1/a2 की अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा आपका 5 और 15, b1/b2 7, इधर भाई क्या है 21 है, और c1/c2 इधर 3 है और इधर क्या है k है। ठीक है, तो कोई भी दो ले लो भाई, ये तो 1/3 और ये भी 1/3 आ रहा है, तो इन दोनों को अगर आप लेते हो तो k 9 आ जाएगा, यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 9, ऑप्शन नंबर ए, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है सारे, ऐसा नहीं है कि आसान क्वेश्चन है तो ये बेसिक के क्वेश्चन होंगे, ये सारे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं। द लाइन्स x = a एंड y = b आर, x = a और y = b आर। यहां पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इसको पैरेलल करके आ जाते हैं। अब देखो जब इसका ग्राफ आप लोग बनाओगे, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस हो गया, ठीक है, x एंड y एक्सिस हो गया आपका। अब आप x = a अगर आप ड्रॉ करते हो, देखो मैं पहले इसकी बात कर रहा हूं x = a वाली लाइन की, तो x = a अगर मैं पॉजिटिव a एज्यूम कर रहा हूं, आप a पॉजिटिव भी ले सकते हो नेगेटिव भी ले सकते हो, मैं पॉजिटिव a एज्यूम करके चल रहा हूं कि दोनों ही पॉजिटिव है, तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है वो x = a वाला है, तो यहां से जो लाइन जाएगी क्या वो ऐसी जाएगी, ये x = a वाली लाइन होगी। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये जो लाइन है सेकंड वाली y = b, मैं मान लेता हूं कि यहीं कहीं रहा होगा y = b, ये y = b वाला पॉइंट है, तो इससे पास होने वाली लाइन इस तरह से जाएगी। तो आप ये दोनों लाइंस को देख सकते हो कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा दैट इज इंटरसेक्टिंग आएगा ये, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो a, b होंगे, या हम इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो यहां जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज इंटरसेक्टिंग आन, बिकॉज दोनों लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो पैरेलल इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, पैरेलल इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका इंटरसेक्टिंग आन। वन इक्वेशन इज डिपेंडेंट ऑन, अब आप देखो यहां पर एक न्यू वर्ड आया है डिपेंडेंट, एक नया वर्ड आया है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब हमेशा याद रखना कॉन्साइड होता है, डिपेंडेंट का मतलब होता है कॉन्साइड, तो यहां पर कंफ्यूज मत होना, कॉन्साइड मतलब एक इक्वेशन आपको दी हुई है और उसके साथ में आपको दूसरी इक्वेशन पूछी गई है कि कौन सा पेयर होगा ऑप्शन में से जो कॉन्साइड दोनों लाइंस को बना देगा या उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट बना देगा, एक ही बात है। तो हम लोग देखो इसको कैसे करेंगे, 1 बाय 1 आप चाहो तो एक एक ऑप्शन को चेक कर सकते हो, लेकिन विदाउट ऑप्शन सारे ऑप्शन को चेक करने की जगह आप इससे भी आइडिया ले सकते हो। वो मेथड क्या है मैं आपको बताता हूं। आपके पास जो इक्वेशन गिवन है दैट इज 5x + 7y = 2, है ना, इसके जैसा बनाना है। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 तो हम करके देख लेंगे, ये हमें पता है। मैं साइन के हिसाब से देख रहा हूं कि LHS में x और y के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और RHS में कांस्टेंट पॉजिटिव है, तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा है? पहला 10x + 14y, 4 को जैसे ही आप उधर ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। समझ पा रहे हो? अगर इस 4 को मैं उधर ले जाऊं तो माइनस होगा, तो स्ट्रक्चर मैच नहीं हो रहा। LHS में x y के कोएफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए और RHS में कांस्टेंट टर्म भी पॉजिटिव होनी चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर में मैच कर रहा हूं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन पे चलते हैं भाई। अगर आप इसको उधर लेके जाते हो -4 तो वो माइनस हो जाएगा और ये एक माइनस प्लस, ये ऑप्शन भी गया, हटाओ इसको भी। डी ऑप्शन ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा? बी, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इसको मैं आपको चेक करके भी बताता हूं। देखो यहां से अगर मैं इसको अरेंज करूं, कैसे अरेंज करूं कि 10x + 14y = 4 लिख सकते हैं इसको। -4 को उधर ले जाओगे और दोनों तरफ माइनस लेके कट कर दोगे तो ये स्ट्रक्चर आपका मैच हो जाएगा। और इसको अगर आप a1/a2 भी चेक करो तो ये हो जाएगा 5/10 = 7/14 = 2/4। सारे ही 1/2 1/2 1/2 आंसर देंगे, तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट होगा, इसका मतलब ये होगा डिपेंडेंट। तो यहां याद रखना आप लोग कि डिपेंडेंट का मतलब होता है कॉन्साइड, और आप इस तरह से करोगे तो जल्दी से फास्ट आंसर दे सकते हो
वन बाय वन एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे तो फिर वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ये अब तक के जो हमने क्वेश्चंस देखे वो सारे कौन से थे, आपके एल्जेब्रिक मेथड के ऊपर क्वेश्चंस थे कि विदाउट ग्राफ ड्रॉ किए हुए कैसे हम लोग फाइंड करें कि लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कॉन्साइड करेंगी। और उसमें भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो किस टाइप के हैं, के की वैल्यू फाइंड करने वाले। आपको कंडीशन याद रखनी है, नाम देखना है क्वेश्चन में कि आपको क्या नेम दिया हुआ है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो नहीं बोला, कंसिस्टेंट तो नहीं बोला, या इनकंसिस्टेंट बोला है, पैरेलल बोला है या कॉन्साइड बोला है। उस नेम के बेसिस पे आपको कंडीशन अप्लाई करनी है और साइन को एकदम एक्यूरेट सही पुट करना है। साइन की अगर गलती हुई तो ये मान के चलो कि आपका आंसर गलत होगा 100%, और पहला ऑप्शन आपको वही दिखेगा जो आपका गलत आंसर आ रहा है। जनरली ऐसा एमसीक्यू में होता है। सब्जेक्टिव में एक बार के लिए हम मान भी चले कि हमारे पास मार्क्स मिल जाएंगे, स्टेप के कंडीशन लिखने के मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में सही तो सही और गलत तो गलत, इस तरह से होता है ऑब्जेक्टिव के अंदर। ठीक है, इस तरह से होगा। सॉल्विंग मेथड्स में दो मेथड्स हमारे पास में, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दोनों का फॉन्ट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं वापस। जो सॉल्विंग मेथड्स है, फर्स्ट मेथड तो होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक मेथड तो ये होता है, और सेकंड जो मेथड होता है वो होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एक मेथड और हुआ करता था जो लास्ट 2-3 साल से डिलीटेड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला आपका डिलीटेड पोर्शन में आता है, डिलीटेड, ये आपका डिलीटेड हो चुका है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ दो ही मेथड यूज करेंगे, दैट इज सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। और उस दोनों के अंदर भी अगर आपको क्वेश्चन में पर्टिकुलर बोला है कि इस मेथड से ही सॉल्व करना है तो आपको वही मेथड यूज करना है। अदरवाइज मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आपको जो मेथड है ये एलिमिनेशन वाला ज्यादा यूज करना है, ये वाला मेथड ज्यादा यूज करना है। अगर पर्टिकुलर बोला है नाम लेके कि इसी मेथड से सॉल्व करो तो वही मेथड यूज होगा। अदरवाइज आपके पास अगर चॉइस है तो फिर आप एलिमिनेशन मेथड से ही करना, ये मैं आपको सजेस्ट करता हूं। करेक्ट। अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आपको दो इक्वेशन वो दे देगा, आइदर वो नंबर भी हो सकते हैं, कोएफिशिएंट्स और वेरिएबल भी हो सकते हैं, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, उन दोनों इक्वेशंस को आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से मैं सॉल्व करके बताऊंगा और आंसर दोनों केसेस में सेम ही आएगा। करेक्ट। तो वन बाय वन फटाफट से दोनों मेथड्स को देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन मेरे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। वैसे इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं दिया हुआ कि किस मेथड से सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास में बाउंडेशन नहीं है कि हमें एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना है या सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है। मैं एक काम करता हूं कि इस मेथड से दोनों मेथड को यूज करता हूं सेम क्वेश्चन में और आपको बताता हूं कि एलिमिनेशन से कैसे करते हैं और सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं हम इसको। तो सबसे पहले इसको हम लोग करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इधर हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। और दोनों में आप लोगों को डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि कौन सा वाला इजी है अप्लाई करना। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हम लोग बात करते हैं इधर। ठीक है, जो इक्वेशंस हमारे पास में गिवन है दैट इज 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4 और सेकंड इक्वेशन है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपको देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना क्या होता है कि दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से इजीली किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म ऑफ अदर। इसका मतलब क्या है समझ लिया। 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूं तो 5y को पहले मुझे उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 5y को मुझे उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो 3x इक्वल टू ये बनेगा आपका 4 प्लस 5y। करेक्ट, ऐसा ही होने वाला है। 3x इक्वल टू 4 प्लस 5y, तो यहां से x जो आने वाला है वो आएगा आपका 4 प्लस 5y अपॉन 3। 4 प्लस 5y अपॉन 3। ठीक है, 4 प्लस 5y अपॉन 3 हो रहा है। तो ये जो x की वैल्यू मैंने निकाली है, जिस इक्वेशन से निकाल रहे हैं उसको आपको पुट करना है अदर इक्वेशंस में, इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है उसको। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 से x और y निकाल रहे हो तो सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे, और सेकंड इक्वेशन से अगर आप आइदर x और y में से किसी एक की वैल्यू निकाल रहे हो तो फर्स्ट में पुट करोगे। ये बेसिकली फंडा होता है सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, क्लियर ये।
अब इसमें देखो हमने क्या किया है, ये भी आप लोग याद रखना कि अगर मान लो कॉफिशिएंट आपका 1 है, मान लो यहाँ 3 की जगह 3 अगर आपका गायब होता है, x ही अगर होता, तो फिर मैं प्रायोरिटी उसी इक्वेशन को दूंगा जहां पर कॉफिशिएंट आपका 1 है, क्योंकि वहां पर ये डिनोमिनेटर का खेल खत्म हो जाता है, डिनोमिनेटर आता ही नहीं है। तो डिनोमिनेटर का लफड़ा हटाने के लिए हम उसी इक्वेशन को चूज करेंगे जहां वेरिएबल का कॉफिशिएंट 1 है। लेकिन दोनों ही इक्वेशन में हमारे पास में किसी भी वेरिएबल का कॉफिशिएंट 1 नहीं है। यहां आप देख रहे हो 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है और यहाँ 2 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एक इक्वेशन से आप वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। क्लियर? ये तो x निकालने के बाद में आपको क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, तो ये हो जाएगा 9, x की जगह हम लोग पुट करेंगे क्या 4 + 5y डिवाइडेड बाई 3, ये x की जगह पुट किया, 2y + 7 एज इट इज, और इसको हम कर लेंगे सिंप्लीफाई, क्योंकि अब ये सिंगल वेरिएबल में बन चुका है। सिंप्लीफाई जब हम लोग इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 3 से ये 3 टाइम कट हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 12 + 15y = 2y + 7। तो फाइनली हमारे पास में यहां से 2y को आप उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 11y, 13y, और 12 को जब आप इधर लाओगे तो हो जाएगा आपका -5। तो मतलब y की जो वैल्यू आने वाली है दैट इज -5/13। y की जो वैल्यू आने वाली है वो -5/13। ये वैल्यू हमारे पास में बेसिकली आने वाली है -5/13। y हमारे पास में आ गया, तो y की वैल्यू को अब आप इजीली कहां पुट कर दो, वापस जहां से आपने x निकाला था। तो यहां पर हमने x निकाला था, तो ये हो जाएगा आपका x = 4 + 5 की जगह आएगा आपका y आ जाएगा -5/13 अपॉन 3। तो यहां से x जो मिलेगा मुझे वो मिलेगा आप ये हो जाएगा आपका 52 - 25/13, 3 × 39। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 27/39। ठीक है, 3 से ये कट सकता है नंबर, तो 3 से 9 और 3 से 13, तो x आएगा 9/13 और y आपका आएगा -5/13। दीज आर द वैल्यू ऑफ x एंड y, दीज आर द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको पता चल गया होगा कि कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होती है एज कंपेयर टू एलिमिनेशन। एलिमिनेशन जब मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा तो एलिमिनेशन आपको आसान लगेगा, बिल्कुल सिंपल लगेगा। एलिमिनेशन पे चलते हैं। देखो यहां हम मेथड यूज करेंगे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, ठीक है, यहां हम लोग यूज करने वाले हैं एलिमिनेशन। तो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि डिफरेंस बना रहे। यूज कर लेते हैं अपन, ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन में देखो क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को मैं वापस रीराइट कर रहा हूं। 3x - 5y = 4, और यहां होता है आपका 9x = 2y + 7। ठीक है, इस वाले इक्वेशन को भी आप अरेंज कर लो, जैसा फॉर्मेट आपको एक इक्वेशन फर्स्ट वाले में दिया है वैसा ही फॉर्मेट आपको यहां बना लेना है। तो एक काम करो, आप 9x माइनस कर लो यहाँ पे 2y और इसको इक्वल बना लो, इसको इक्वल बना लो। 2y को मैं इधर लेके आ गया 9x की तरफ, 2y = 7। अब आगे की कहानी सुनना, देखो क्या करना होता है एलिमिनेशन में। एलिमिनेशन में आपको किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाना होता है। आइदर आपकी मर्जी, या तो x का बनाओ या फिर y का बनाओ, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट आपको सेम बनाना है। अब यहां पर आपको इक्वेशन में दिख रहा होगा कि पहली वाली इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, सेकंड वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 9 है। तो फर्स्ट इक्वेशन में 9 बनाना आसान है एज कंपेयर टू सेकंड। अगर आप फर्स्ट वाली इक्वेशन को ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आइदर साइड, दोनों तरफ करते हैं, ये भी बच्चे गलती करते हैं कि LHS में मल्टीप्लाई कर देते हैं, RHS में नहीं करते। तो आइदर साइड जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये 9x हो जाएगा, ये हो जाएगा 15y और ये हो जाएगा आपका 12, और दूसरी इक्वेशन को एज इट इज यही लिखो। तो क्या अब आपको कोफिशिएंट सेम नजर आ गया? क्या ये कोफिशिएंट सेम हो चुका है क्या? देखो इसमें कोफिशिएंट सेम हो चुका है, चेक कर लो एक बार। कोफिशिएंट सेम बनाने के बाद में आपको क्या करना है कि कोफिशिएंट सेम बनाने के बाद में 9x आपको सेम दिख रहा है, इन दोनों के साइन कैसे हैं? सेम है। साइन अगर इन दोनों के सेम है तो हमेशा आप अप्लाई करोगे सब्ट्रैक्शन, साइन अगर सेम है तो। कोफिशिएंट सेम बनाने के बाद में अगर दोनों के साइन अपोजिट है तो आप करोगे एडिशन। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस 9x और 9x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 9x और माइनस का 9x, माइनस का 15y। अब इसका साइन ये हो चुका है, ध्यान रखना, -2 भूल जाओ, ये साइन नहीं होगा, हटा दो इसको। तो 15y में से 2y जाएगा तो माइनस का 13y बचेगा, 12 में से 7 जाएगा 5, तो y आपका फाइनली आ जाएगा -5/13।
13। तो क्या यही आ रहा था हमारे पास में y? चेक कर लो एक बार, माइनस का 5/13 ही हमारे पास में y आ रहा था। y निकालने के बाद में सेम काम आपको करना है कि जैसे हमने y निकालने के बाद में इक्वेशन में पुट किया था, वैसे आप इस y की वैल्यू आइदर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस का 5 इंटू वाई की जगह माइनस का 5/13 इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया हमने, तो यहां से जब आप x कैलकुलेट करोगे तो आपको 9/13 ही देगा, क्योंकि सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन बन चुकी है हमारी। ये 9/13 ही आपको आंसर देगा यहां पर भी, ठीक है, 9/13 ही इसका आंसर आ जाएगा यहां पे। तो x और y दोनों केसेस में सेम हो रहे हैं। एलिमिनेशन एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन आसान पड़ता है, इजी पड़ता है, जल्दी आंसर देता है, टाइम सेव करता है। तो अगेन आई रिपीट, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर मेथड मेंशन नहीं है तो आप एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करेंगे यार, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे देखते हैं। देखो अब जो आगे की तरफ क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। इसके अंदर हम देखो, आपको दिख रहा होगा कि 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल हमारे पास में चाहिए होते हैं हमें। तो ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल अगर है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यार x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 30 के, और ऐसे ही x माइनस वाई किसके इक्वल होना चाहिए, 14। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि अपोजिट साइड सेम होती है, होता है ऐसा रेक्टेंगल के अंदर, ऐसे ही ये इसके सेम हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो यहां पर आप लगाओगे एलिमिनेशन मेथड, और सबसे मजे की बात यह है कि यहां पर ऑलरेडी x और y के कोएफिशिएंट सेम दिए हुए हैं, तो आप यहां पर दोनों चीजें कर सकते हो, एडिशन भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप x के अकॉर्डिंग चलोगे तो साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन करना होगा, और y के कोएफिशिएंट के हिसाब से चलोगे तो साइन अपोजिट है तो क्या करना पड़ेगा, एडिशन। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ऐड कर देता हूं। ऐड में कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, नीचे सीधा सीधा x और x हो जाएगा 2x प्लस का y माइनस y कट जाएगा 30, और वही हो जाएगा आपका 44। तो यहां से x मुझे मिलेगा 22, x कितना मिलेगा 22 सेंटीमीटर, और x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो हो जाएगा आपका 22 प्लस वाई इक्वल टू 30, तो y यहां से मिल जाएगा आपको 8 सेंटीमीटर। y का आंसर मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, और x मिलेगा आपका 22। दीज आर द आंसर सर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपका था 2 मार्कर में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 मार्कर में। 2 मार्कर सेक्शन बी में आता है, एसबी सेक्शन बी के अंदर आता है। सेक्शन बी में आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो सेक्शन बी में लीनियर ऑफ इक्वेशन से आ सकता है, या तो बी में आएगा या सी में आएगा। ए सेक्शन के अंदर डेफिनेटली आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगेन इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ज्योमेट्रिकल इसको बोलते हैं जनरली, ज्योमेट्री का डायग्राम बना हुआ है। यहां बोला गया है कि इसमें एक पेंटागोन है जिसके अंदर साइड्स पैरेलल है, ये आपका ट्रायंगल है और ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। तो इसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको सबसे पहले तो ये बोला गया कि इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 21 है। ए बी सी डी और ई, इसका पेरीमीटर कितना है, 21 है, करेक्ट। तो मैं सबसे पहले पेरीमीटर के ऊपर चलता हूं। पहली इक्वेशन आपको बहुत आसानी से दिख गई होगी कि यार x प्लस वाई डायरेक्ट 5 के इक्वल होना चाहिए। x प्लस वाई किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के। इक्वेशन नंबर 1 दे दो, एक इक्वेशन हमें मिल चुकी है। दूसरी इक्वेशन के लिए हिंट आपको दिया हुआ है कि पेरीमीटर जो है इस पूरे डायग्राम का है पेंटागोन का, वो कितना है, 21। पेरीमीटर आपका 21 है, ये पेरीमीटर आपका दिया हुआ है 21। पेरीमीटर अगर 21 है तो पेरीमीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए। पेरीमीटर ये होता है, बाउंड्री टू बाउंड्री चलते हैं हम, पहले ए से बी चले, बी से सी से डी से ई और ई से ए, ठीक है, बाउंड्री टू बाउंड्री चलते हैं। ए बी आपको दिया हुआ है कितना है भाई, 3, वैल्यू पुट करते हुए चलो। बी आपको दिया हुआ है एक्स माइनस वाई, तो रख देते हैं एक्स माइनस वाई। फिर सी डी आपको दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, लेकिन एक्स प्लस वाई को क्या 5 पुट कर सकते हैं, तो सी डी को हम लोग 5 लिख देंगे। फिर डी ई आपका वापस एक्स माइनस वाई हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड सेम होती है, और ई ए फाइनली वापस 3 हो जाएगा इक्वल टू 21। ये आपका हो जाएगा 2x माइनस का 2y, दोनों दो बार आ रहे हैं ये। 5 और 3 8 और 3 11, 11 उधर जाएगा तो ये 10 बच जाएगा, तो x माइनस वाई जो आएगा वो दैट इज 5 आने वाला है। x माइनस वाई कितना आ गया, 5। दिस इज द इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 एलिमिनेशन मेथड हम लोग फॉलो करेंगे इसके अंदर, एलिमिनेशन मेथड इसके अंदर हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई कितना आया था, 5,
और x प्लस वाई कितना दिया हुआ है, ये भी 5 ही दिया हुआ है, तो बस दोनों को क्या कर दो, ऐड करोगे तो y y कट जाएगा, 2x इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, x आ जाएगा कितना 5, x अगर आपका 5 है तो y फिर 0 आना चाहिए, x आपका 5 है तो y कितना आना चाहिए 0, तो x 5 और y 0, ये दो इसके सॉल्यूशंस होंगे, यही पूछा आई थिंक इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x एंड y आपके आ जाएंगे 5 एंड 0। तो अच्छा क्वेश्चन था, पैरामीटर इसके अंदर बोला था, तो पैरामीटर हमने लेके बाउंड्री टू बाउंड्री उसकी जो वैल्यूज गिवन है पुट करी और दो इक्वेशन में फ्रेम करके एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दिया है इसमें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इक्वेशंस को मैं एक बार यहां पर लिख रहा हूं और इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है। आप थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को भूल जाओ कि एक्चुअली इसमें क्या फाइंड आउट करना है आपको। इन दोनों इक्वेशन को जब आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको एक्स और वाई के कोएफिशिएंट इंटरचेंज नजर होते हुए आएंगे। एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, इंटरचेंज नजर होते हुए आएंगे। ठीक है, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स आपको क्या आएंगे, इंटरचेंज नजर होते हुए आएंगे यहां पे। तो जब भी आपके एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स अगर इंटरचेंज हो रहे हैं, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट अगर आपके इंटरचेंज हो रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि एक बार उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है और एक बार उन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहां से अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं एक बार ऐड करूं, ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन 2, तो अगर आप 1 और 2 को अगर ऐड करते हो तो आपको 19 और 17 कितना हो जाएगा भैया, 36x, ऐसे ही हो जाएगा 36y। दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, x में x ऐड होगा, y में y होगा। ठीक है, और इधर ऐड होगा आपका ये 8 और ये हो जाएगा 10। तो यहां से अगर आप 36 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई आएगा आपका 3, x माइनस वाई आ जाएगा 3। ठीक है, तो जो इक्वेशन हमें बहुत बड़ी लग रही थी, कोएफिशिएंट उसके आप देख ही रहे होंगे 17 और 19, तो वो छोटे हो चुके हैं। ऐसे आपको एक बार करना है कि इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करना है, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, एक बार माइनस करना है। तो जैसे ही माइनस करोगे तो हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 2। तो फाइनली यहां से जो बनने वाला है वो बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन आ जाएगी। ये अलग बात है कि एमसीक्यू में आपसे जो वैल्यू पूछी वो x प्लस वाई की पूछी है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 1 आएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि अगर सब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आता है, जो लास्ट ईयर भी आया था इस तरह का क्वेश्चन, उसमें आपको x और y अगर इंडिविजुअल निकालना हो तो आपको यही अप्रोच लगानी है, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करना और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, फायदा ये होगा कि आपके जो कोएफिशिएंट ये बड़े बड़े दिख रहे हैं, लार्ज दिख रहे हैं, ये वाले 17 और 19, ये बहुत छोटे हो जाएंगे, रेड्यूस हो जाएंगे और इन दोनों को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इनको अगर मैं सॉल्व करूं, x माइनस वाई इक्वल टू 3, x प्लस वाई इक्वल टू 1, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं इक्वेशंस को, तो y y कट जाएगा, x और x 2x इक्वल टू 4, x का आंसर आ जाएगा आपका 2। x अगर आपका 2 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस, x अगर आपका 2 है तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी यार। ठीक है, x आपका 2 है तो y की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो ये दो अलग अलग वैल्यूज भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 217x 13y 913 सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही वापस। इनके कोएफिशिएंट अगर आप देख रहे हो तो मान लो अगर इनको डायरेक्ट हम लोग एलिमिनेशन से सॉल्व करें यूजिंग द कोएफिशिएंट सेम बनाने वाले प्रोसेस है, तो कितना बड़ा आंसर आएगा, बहुत बड़ा जाएगा ये। तो ऐसे क्वेश्चन को ब्रेक करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि एक बार इनको ऐड कर दो और एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये जो आपको इक्वेशंस है 21x 131y इक्वल टू 913, और ये हो जाएगा आपका 131x प्लस 217y इक्वल टू 827। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, 1 प्लस 2 अगर मैं करता हूं तो देख लो कितना आएगा, ये 4 4 और 3 344। ठीक है, यही है ना 217 और 131। ऐसे ही इधर ये x हो जाएगा, ऐसे ये होगा 344y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, 213 और 4 9 और 8 17 1740 आ जाएगा, 1740। तो यहां से x प्लस वाई जो बनेगा आपका 1740 डिवाइडेड बाय 344। तो आई थिंक ये इससे 5 टाइम कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा। तो यहां से जो इक्वेशन आने वाली है x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 5 आएगी। सेम इसमें यही पूछा x प्लस वाई कितना होगा, तो हो जाएगा आपका 5 इज द करेक्ट आंसर।
तो x प्लस वाई अगर आपका 5 आ रहा है, सिमिलरली आप लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर देना, तो 1 में से 2 को जब आप माइनस करोगे तो यहां से आपको इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई वाली। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इंडिविजुअल x और y की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। तो x एंड y आर इंडिविजुअल आंसर आने के बाद में ये सब्जेक्टिव में इस तरह से आपको करना है। तो x प्लस वाई सिर्फ हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 5। अगेन देखो सेम क्वेश्चन, इस तरह का पैटर्न काफी पूछा जाता है, नेक्स्ट ईयर भी आने के चांसेस है, तो इस पैटर्न के लिए आप लोग तैयार हो जाइएगा बिल्कुल। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये आ जाएगा 100x, और इन दोनों को अगर मैं क्या करूं, ये भी 100y हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 499 और 501, दैट इज 1000 टर्न। तो यहां से x प्लस वाई मिलेगा 10, x प्लस वाई मिलेगा 10 अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हो तो। और ऐसे ही अगर आप 1 और 2 को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहां से आपको मिलेगा 49 माइनस 51, माइनस का 2x प्लस का 2y, और ये हो जाएगा माइनस का 2 कॉमन लेके काट देना, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1। ठीक है, मैंने साइन को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया। दिस इज इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को जब आप लोग सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10, माइनस का x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 1। दोनों को आप लोग सॉल्व कर लो, x x कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2y इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9/2, y की वैल्यू आ जाएगी 9/2। सिमिलरली x यहां से कितना निकल जाएगा, x और y पूछा इंडिविजुअल सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस y की वैल्यू 9/2 है ना, तो 9/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 11/2, x आ जाएगा 11/2। तो इंडिविजुअल इस तरह से आप लोग वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हो, इंडिविजुअल हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं वैल्यूज को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर आ जाता है, इसके ऊपर अगर मैं 5 स्टार बना रहा हूं तो ये आपके इस तरह का पैटर्न आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पैटर्न ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पैटर्न है, रिमेंबर रखिएगा, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत मदद करेगा, जल्दी आंसर देगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। जैसा कि मैं आप लोगों को बोल रहा था कि आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड जो लगाते हो वो जरूरी नहीं है कि आपके पास न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चंस आए। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 2009 में ये 3 मार्कर में आया था क्वेश्चन ये। तो इस क्वेश्चन में आपको दिए हुए वेरिएबल्स हैं, इस क्वेश्चन में दिए हुए वेरिएबल्स, तो पहले जो इक्वेशन है ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो मैं एक काम करता हूं कि यार फर्स्ट वाले को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं यूजिंग द एलसीएम। तो इसका एलसीएम आएगा ए बी इसका एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी से बी कटा a² x माइनस का b² y इक्वल टू a प्लस बी। तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आपकी a² x माइनस का b² y, इधर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका a² b प्लस ab²। ठीक है, 1 और 2 हम लोग एक काम करते हैं यहां डाल लेते हैं, इसकी जगह पे यहां पर हम लोग इसका नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, नाउ सेकंड इक्वेशन ax माइनस by इक्वल टू 2ab, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखना, दोनों इक्वेशन को आप लोग ध्यान से देखो। यहां पर जो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं दैट इज एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए मैं क्या काम करता हूं कि यहां x² का जो कोएफिशिएंट है वो a² है, तो यहां भी a² बनाने के लिए इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं a से, इस वाले इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं a से। तो जो हमारे पास में वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी a² x माइनस का b² y इक्वल टू a² b प्लस ab²। फर्स्ट वाली इक्वेशन एज इट इज, और इसको जब आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका a² x माइनस का ab y, a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वल टू 2a² b। कोएफिशिएंट सेम आ गया, साइन सेम है, तो यहां कर दो आप सब्ट्रैक्शन, यहां हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, तो ये माइनस माइनस है तो प्लस माइनस, ये कट जाएगा आपका। इसमें से इसको जब आप माइनस करोगे तो आप सिंपल एक तो माइनस का b कॉमन ले लो और एक y कॉमन ले लो। देखो इसमें से और इसमें से माइनस का b कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया, तो यहां एक आपका बचेगा b, यहां माइनस और a बचेगा यहां पर, तो ये b माइनस a बचेगा यहां। सिमिलरली इसमें से इसको माइनस करोगे तो a² b में से 2a² b जाएगा, तो नेगेटिव का a² b बचेगा, नेगेटिव का a² b बचेगा और प्लस का ab²। करेक्ट, ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है, ध्यान रखना, जल्दबाजी में काट मत देना इनको, ये दोनों ही अलग अलग है। ठीक है, ये दोनों अगर अलग अलग है आपके तो हो जाएगा आपका माइनस का by b माइनस a इक्वल टू, यहां आ जाएगा आपका माइनस का ab कॉमन, तो ये बनेगा आपका माइनस a और प्लस का b, माइनस का a और प्लस का b। तो एक काम करना आप लोग यहां से अगर माइनस की जगह प्लस ही कॉमन लो, प्लस कॉमन लेते हैं माइनस ab, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कट जाएगा
और बी से बी भी आपका कट जाएगा, तो y इक्वल टू फाइनली जो आंसर आएगा दैट इज माइनस का a। y इक्वल टू जो आंसर आएगा यहां पर माइनस का a आंसर आएगा। y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि पहले वाली में तो थोड़ा सा मुश्किल है। एक काम करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं y की वैल्यू, तो ये बनेगा आपका ax, ठीक है, ax माइनस बी इंटू वाई की जगह माइनस का a रखा मैंने, इक्वल टू 2ab, ये हो जाएगा ax प्लस ab इक्वल टू 2ab, ठीक है। ax इक्वल टू ab उधर जाके प्लस का ab होगा, a से a कट जाएगा, तो x का जो आंसर आने वाला है दैट इज प्लस का b। x का आंसर आएगा प्लस का b, तो x आपका आ जाएगा प्लस का b और ये आपका हो जाएगा, ठीक है, x इज पॉजिटिव b, y इज माइनस a। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे देखो अब आप लोग, ये जो सारी प्रॉब्लम्स थी हमारे पास में, अब तक हमने अलजेब्रिक प्रॉब्लम सॉल्व की है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप थर्ड आता है, टाइप फर्स्ट में था आपके पास में अलजेब्रिक मेथड्स, सॉल्यूशन मेथड्स सेकंड टाइप में थे, जिसमें हमने एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन की बात करी। टाइप थर्ड में आती है हमारे पास में वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में सबसे पहले हमें इक्वेशंस फ्रेम करनी होती है, और इक्वेशन फ्रेम करने के बाद में उनको सॉल्व करना है। चॉइस अपनी होती है कि एलिमिनेशन से सॉल्व करें या सब्स्टिट्यूशन से। तो अगेन मैं रिपीट करूंगा, एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को अप्लाई करना है। जो मोस्ट फेमस वर्ड टाइप की प्रॉब्लम है उसकी एक लिस्ट आपको दिख रही होगी। सबसे फर्स्ट टाइप पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्राइसेस ऑफ आर्टिकल्स। सेकंड में फिर हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, एंड लास्ट फाइनली प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। तो ये 6 टाइप की जो प्रॉब्लम है बहुत मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स है, जो जनरली हर साल एग्जाम में पूछी जाती है। डी सेक्शन में भी इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस का। डी सेक्शन में क्वाड्रेटिक, और जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो कर रहे होंगे तो क्वाड्रेटिक में भी इसी टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी। बस फर्क ये होगा कि वहां पर हम 2 वेरिएबल की जगह 1 वेरिएबल यूज करेंगे और यहां पर डबल वेरिएबल यूज करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन सी में आप मान के चलो कि यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, 100% क्वेश्चन यहां से आता है, 100% क्वेश्चन यहां से आएगा, ठीक है। सेक्शन बी 3 मार्कर, 3 मार्कर, करेक्ट। तो सबसे पहले टाइप की प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्राइसेस ऑफ आर्टिकल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्राइसेस ऑफ आर्टिकल। अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक स्पेशल फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट का मतलब ये होगा कि आपको प्रेजेंटेशन दिखाना होगा, एज्यूम करना होगा, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपको शो करना होगा, अगर आपको पूरे 3 में से 3 नंबर चाहिए तो, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट देखो आप लोग, इसमें बोला है कि 2 टेबल एंड 3 चेयर्स together cost 2000 where 3 tables and 2 chairs together cost 2500. Find the table cost of 1 table and 5 chairs की total cost आपको बतानी है, टोटल कॉस्ट आपको बतानी है 1 चेयर और उसकी यार, ठीक है, करेक्ट। अब देखो इसके अंदर लेट सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको यहां पर एज्यूम करना होगा कि लेट cost price of 1 table x rupees और cost price of 1 chair y rupees, ये हम लोग एज्यूम करेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला है कि 2 टेबल मतलब 2x हो गया और 3 चेयर्स की कंबाइंड जो प्राइस है वो 2000 है, और ऐसे ही 3 टेबल और 2 चेयर की जो कंबाइंड प्राइस है वो 2500। तो यहां तक का काम आपको करना है, इस तरह से रिप्रेजेंट करके प्रेजेंटेशन दिखाना होता है कि आपने किसको क्या एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन फ्रेम करनी है और इसके आगे का काम सेम वही है जैसा कि अभी हमने लास्ट सीखा था, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वाला। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। चाहो तो इसके कोएफिशिएंट आप देखो इंटरचेंज हो रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड भी कर सकते हो। तो 1 + 2 अगर आप करते हो ये हो जाएगा 5x 5y, ये हो जाएगा 4500। तो फाइनली जो x + y बनेगा वो आपका बनेगा 900। और अगर इन दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बनेगा आपका -का x + का y इक्वल टू -का 500,
ठीक है, ये इक्वेशन आपकी 2 हो जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को यूजिंग द एलिमिनेशन आप सॉल्व कर सकते हो। यहां पर भाई एक्स प्लस वाई आपके पास कितना आया था 900। मेरे पास स्पेस की कमी इसलिए मैं इधर कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि एग्जाम में भी आप आधा इधर करो आधा इधर कर दो, टॉप टू बॉटम चलना है हमेशा सॉल्यूशन। ठीक है, माइनस का एक्स प्लस का वाई इक्वल टू 500, करेक्ट। ठीक है, 500 हो जाएगा ये, नेगेटिव का वो भी नेगेटिव का। ठीक है, नेगेटिव दोनों को एक काम करते हैं ऐड कर देते। ऐड जब आप करोगे एक्स एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा 2y और इधर बचेगा आपका 400। तो y की जो वैल्यू आएगी वो 200 आएगी। ठीक है, y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो यहां से x आ जाएगा कितना 700। तो ये आपके x और y की वैल्यू निकलेगी। अब देखो अगेन मैं वापस बोलता हूं कि 90% बच्चे जो गलती करते हैं वो एक्स वाई निकाल के छोड़ देंगे यहाँ पे और उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, 1 नंबर कट जाएगा। क्योंकि फाइनली लास्ट लाइन जरूर पढ़ना है हमेशा वर्ड प्रॉब्लम की। लास्ट लाइन में आपको ये दिया गया है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड 5 चेयर। ध्यान दो इधर, 1 टेबल एंड 5 चेयर, टोटल कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड 5 चेयर, ये पूछा है इसमें। तो 1 टेबल और 5 चेयर की कॉस्ट का मतलब ये होगा कि 1 टेबल मतलब एक्स हमने टेबल की प्राइस को एज्यूम किया था और चेयर को y किया था। तो आपको x प्लस 5y निकालना है कि ये कितना होगा, ये चीज निकालनी है आपको। तो x की जगह तो 700 आ जाएगा और 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1000। तो टोटल जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 1700 रुपए आएंगे। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक, सेकंड क्वेश्चन कॉइन्स के ऊपर क्वेश्चन। ये भी एक फेमस टाइप की प्रॉब्लम है जनरली कॉइन्स के ऊपर। तो वापस आपको देखो एज्यूमशन इसी तरह से करना है कि आप एक्स वाई किसको एज्यूम कर रहे हो। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास इसने बोला है कि 20 पैसे और 25 पैसे के कॉइन है, तो लेट नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन्स, इसको एक्स मान लेते हैं। ऐसे ही सिमिलरली आप लोग पूरा लिखोगे एग्जाम में 25 पैसे कॉइन्स, ये कितने हैं वाई है हमारे पास। ठीक है, अब बोल रहा है कि टोटल उसके पास मिला के 50 कॉइन्स हैं। टोटल कितने कॉइन्स हैं 50 कॉइन्स है, मतलब एक्स और वाई मिला के 50 होगा एक तरीके से, क्योंकि ये नंबर ऑफ कॉइन मैंने माना है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, इक्वेशन 1। और उनका जो टोटल अमाउंट है वो है 11.25 रुपीज, ये टोटल अमाउंट है। तो एक बात बताओ कि अगर एक कॉइन की कीमत 20 पैसे है तो एक्स कॉइन की कीमत कितनी होगी 20x, और ऐसे ही हो जाएगा 25y इक्वल टू 11.25। अब देखो अगर आप ये लिखते हो तो गलत हो जाएगा, बिकॉज एलएचएस में पैसे हमने लिया है तो आरएचएस में भी पैसे लेने पड़ेंगे। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना पड़ेगा। तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 20x 25y इक्वल टू 1125, ये बनने वाला है। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन 2, दिस इज द इक्वेशन 2। तो आप इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लो 20 से, 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 20x 20y और ये हो जाएगा आपका 1000। ऐसे यहां आ जाएगा 20x 25y 1125, दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, ये कटा आपका माइनस का 5y, यहां कितना बचेगा 125, वो भी नेगेटिव का। तो y का जो आंसर आने वाला है वो आएगा आपका 25, y आएगा 25, तो x भी कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब ये हो गया कि आपको हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड ये बोला है कि तो 20 पैसे के भी 25 कॉइन होंगे और 25 पैसे के भी 25 कॉइन्स होंगे, इक्वल इक्वल कॉइन्स होंगे, नंबर ऑफ जो होंगे। ठीक है, इक्वल इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे। ठीक है, यहां देखो आगे मैंगोज वाला क्वेश्चन है, इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है मैंगोज वाला। इंटरचेंज वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको लैंग्वेज लाइन टू लाइन पढ़ती हुई जानी है। लैंग्वेज लाइन टू लाइन पढ़ के आपको साथ साथ इक्वेशन फ्रेम करते हुए जाना है। पहले आप ये देख लो कि इक्वेशन में आपको एक्स और वाई किसको एज्यूम करना है। ठीक है, तो मैं अगर एक्स मान लो, इसने बोला है कि ए एंड बी आर ईच हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज। मैं मान लेता हूं कि ए के पास में नंबर ऑफ जो मैंगोज है वो एक्स है, बी के पास नंबर ऑफ मैंगोज वाई है, एक्स मैंगोज और वाई मैंगोज। ठीक है, एक्स और वाई मैंगोज। अब ए बी से बोल रहा है तो मैं ऐसा लिखूंगा यार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ कि इफ यू गिव मी 30, ए बी से बोल रहा है कि बी भाई तू तेरे 30 मैंगोज मुझे दे दे, तो कंडीशन क्या बनेगी x प्लस 30। अगर बी ए को 30 दे देता है तो ए के पास ऑलरेडी x थे और 30 और उसने ले लिए तो x प्लस 30 हो गया। देन योर मैंगोज आई विल हैव ट्वाइस एज मेनी एज लेफ्ट विद यू।
अगर ए के पास में 30 मैंगोज आ जाते हैं तो वो बोल रहा है कि बी के पास में कितने मैंगोज जो बचेंगे उसके ट्वाइस मेरे पास हो जाएंगे। तो यहां पर जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी ट्वाइस ऑफ बी के 30 अगर चले गए तो ये 30 इसमें से माइनस करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस का 2y माइनस का 60 माइनस 30, तो ये माइनस 90 हो जाएगा। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट आ जाएगी। यहां से समझ पा रहे हो? अगर ए बोल रहा है बी तू मुझे तुम्हारे 30 मैंगोस अगर दे दो तो आई हैव ट्वाइस एज मैनी लेफ्ट यू, मेरे पास डबल हो जाएंगे जितने तुम्हारे पास में बचे हुए हैं। तो 30 दे दिया तो प्लस 30 कर दिया, ट्वाइस का मतलब 2 हो गया, और y के पास 30 उधर देने के बाद 30 बचेंगे, y माइनस 30। फिर सेकंड केस में क्या हो रहा है, इस बार b a से बोल रहा है कि इफ यू गिव मी 10, तो b के पास कितने हो जाएंगे 10, 10 ज्यादा हो जाएंगे। देन आई विल हैव थ्राइस, इसका मतलब हो गया थ्राइस एज मैनी एज लेफ्ट यू, तो x माइनस 10 कर दो इधर, बस आपका किस्सा खत्म, क्वेश्चन खत्म। मान इक्वेशंस बन गई, तो एक बार इक्वेशन बनने के बाद क्वेश्चन आपका होगा नहीं लोगे, 3x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 40। ये इक्वेशन आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। दोनों को आपस में एलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर लेंगे और एक्स वाई आपके पास आ जाएंगे। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। एक्स वाई आपको एलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर लेना है। आई थिंक आप इसके आगे तो कर ही सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन था इस तरह का, इंटरचेंजिंग वाला। ये तो आपके प्राइसेस ऑफ आर्टिकल के अंदर आपके पास आर्टिकल के प्राइस के क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉइन वाले क्वेश्चन स्पेशली याद रखना वो आ सकते हैं, और इंटरचेंज वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्वांटिटी का इंटरचेंज का, मैंगोज एप्पल इस तरह के इंटरचेंज का। 3 टाइप के क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। सेकंड टाइप्स की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ एजेस के हम लोग चलते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ एजेस में क्या होगा हमारे पास में कि भाई प्रॉब्लम ऑफ एजेस में क्या होगा। तो प्रॉब्लम ऑफ एजेस के अंदर 2-3 वर्ड आप लोगों को याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है जैसे एगो, मतलब होता है एगो या बिफोर। बोलता है 2 ईयर्स एगो, 2 ईयर बिफोर, तो आपको माइनस करना है हमेशा। इसका मतलब क्या करना है, माइनस। ठीक है, आफ्टर लेटर, इसका मतलब आपको प्लस करना है, एडिशन करना है। और ऑलवेज एज्यूम दियर प्रेजेंट एजेस। चाहे वो आपसे 2 साल पहले का पूछ रहा हो, 3 साल पहले का पूछ रहा हो एजेस, लेकिन आप जब एक्स और वाई को एज्यूम करोगे तो ऑलवेज आप लोग कैसे एज्यूम करोगे, प्रेजेंट एज एज्यूम करोगे हमेशा, कि जो आप एक्स और वाई एज्यूम कर रहे हो वो उनकी प्रेजेंट एज है। इसी थ्योरी के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। अ फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर, तो 2 कैंडिडेट की बात हो रही, तो सबसे पहले मैं एज एज्यूम कर लेता हूं कि लेट एज ऑफ फादर, ये आपकी हो जाएगी एक्स ईयर्स, ये जरूर लिखना है। और डॉटर की जो एज है, डॉटर एज वाई ईयर्स। ठीक है, ये एज एज्यूम कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों जो एजेस है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये हमारी प्रेजेंट एजेस है। उससे बोला फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज डॉटर, तो मतलब जो फादर की एज है एक्स, वो ट्वाइस है किसकी, डॉटर की एज से। भाई पहली इक्वेशन तो यही मिल गया आपको तैयार। 20 ईयर्स एगो, मैंने आपको बोला था एगो का मतलब माइनस करना होता है। 20 साल पहले, आप ही देखो कि फादर कितने के रहे होंगे, अगर अभी उनकी एक्स है तो 20 साल पहले एक्स माइनस 20 होगा। करेक्ट इक्वेशन बनाना बता रहा हूं मैं आप लोग को, ध्यान से देखिएगा। और उसकी डॉटर y माइनस 20 रही होगी, तो यही होगा ना कि अगर x मैंने फादर माना है और y डॉटर की एज को माना है, तो 20 साल पहले उनकी एजेस में से 20-20 माइनस कर देंगे। अब 20 ईयर्स पहले उनकी एजेस में रिलेशन क्या है, वो आगे लिखा हुआ है कि 20 ईयर्स एगो द एज ऑफ फादर वाज 10 टाइम्स द एज ऑफ द डॉटर। फादर की जो एज है वो 10 टाइम है डॉटर की एज से, तो दोनों की हमने 20 साल वाली पहले एज निकाल ली और इसका 10 टाइम कर दो, बस क्वेश्चन खत्म। मान तो ये हो जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 10y माइनस का 200। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस का 10y और 20 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 180। दिस इज द इक्वेशन 2। फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व कर लो। यहां पर मैं सजेस्ट करूंगा सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा बेटर है। सब्स्टिट्यूशन इसलिए मैं बोल रहा हूं कि x की वैल्यू सीधी सीधी 2y पुट कर दो यहां पे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से मैं बोल सकता हूं x की जगह मैं 2y रखूंगा, तो 2y माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 180।
ये हो जाएगा माइनस का 8y इक्वल टू माइनस का 180, माइनस माइनस कैंसिल, तो y आ जाएगा अपना 8 2 जा 16, कितना आ जाएगा 8 2 जा 16, 2 बचा 22.5 ईयर्स। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे साथ में जो क्वेश्चन आया है उसका आंसर डेसिमल में आ रहा है, तो डेसिमल में आ सकता है लेकिन इतना उठपटांग भी नहीं आएगा, 0.5 आ सकता है, कन्वर्टेबल है। 22.5 साल उम्र हो सकती है। तो वाई जो डॉटर की एज हमने एज्यूम की थी, तो फादर कितने के हो जाएंगे इसके डबल, 45 ईयर्स आ जाएगा, 45 ईयर्स के आ जाएगा फादर की एज। यही पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज। अगेन मैं आपसे यह बोलूंगा कि लास्ट लाइन जरूर पढ़ना, क्योंकि अगर यहां पर वो बोल देता है कि व्हाट इज द एज आफ्टर 10 ईयर्स, व्हाट विल बी द एज आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद एज कितनी होगी, तो गलती हम लोग ये करते हैं कि एक्स वाई निकाल के छोड़ देते हैं, लास्ट लाइन पढ़ते ही नहीं है, तो क्वेश्चन वहां पर फिर हमारा गलत हो जाता है। मतलब क्वेश्चन हमारा सही है पूरा, लेकिन लास्ट जो मुझसे पूछा गया था क्वेश्चन में वही अगर मैं सही निकाल के नहीं आया, उसके मार्क्स डेफिनेट सी बात है डिडक्ट होंगे। पूरा सही करते करते भी अगर मार्क्स डिडक्ट हो जाए तो फिर थोड़ा सा अफसोस होता है ना। तो प्रेजेंट एजेस पूछी इसने फादर की, तो कितनी आ जाएगी 45 ईयर्स, प्रेजेंट ही पूछा है हमने, एज्यूम भी प्रेजेंट ही किया है। अगला क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, 10 years ago the age of person's mother was 3 times the age of her son। ठीक है, 10 years ago a person's mother's was 3 times age of her son। ठीक है, तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि मदर की जो एज है, वापस मैं प्रेजेंट एजेस ही ले रहा हूं, मदर्स एज x ले लो और सन की एज कितनी ले लो y ईयर्स। मेन इसके अंदर जो काम है वो इक्वेशन बनाने का है। एक बार इक्वेशन अगर बन गई तो कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। 10 ईयर एगो की बात कर रहा है वो, 10 ईयर्स एगो, तो 10 साल पहले जो माता जी है वो x माइनस 10 रही होंगी और ये जो बेटा है वो y माइनस 10 रहा होगा, और रिलेशन क्या है 3 टाइम्स द एज ऑफ हर सन, तो इसका 3 टाइम कर दो, बस इक्वेशन खत्म। यहां से बहुत आसान थी इक्वेशन बनाना। तो x माइनस 10 इक्वल टू 3y माइनस 30, तो x माइनस का 3y, 10 को उधर भेजो तो माइनस का 20। दिस इज द इक्वेशन 1। एक इक्वेशन हमारी तैयार। लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, मैंने बोला था लाइन टू लाइन पढ़ते हुए चलना। फिर बोल रहा है 10 ईयर हेंस, हेंस का मतलब हो गया आपका फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, विल भी आ रहा है, तो टेंस में विल में ये आता है फ्यूचर में। ठीक है, 10 ईयर हेंस, तो 10 साल बाद जो माता जी वो x प्लस 10 रही होंगी और इसका जो बेटा है सन जो है वो y प्लस 10 रहा होगा। ठीक है, यही रहा होगा। रिलेशन की बात करते हैं कि 10 ईयर हेंस द मदर्स एज विल बी 2 टाइम्स द एज ऑफ हर सन, 2 टाइम्स, तो भाई डबल कर दो इसको, खत्म क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपका 2y प्लस 20, तो x माइनस का 2y इक्वल टू 10, दिस इज द इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, और ये आपकी 1 और 2 को सॉल्व कर लेना आप लोग। 1 और 2 को जब आप सॉल्व करोगे, डायरेक्ट x का कोएफिशिएंट आपको सेम दिख रहा है, तो सब्ट्रैक्ट जब आप लोग करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस y और माइनस 30, तो y की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी वो 30 आएगी। y अगर आपका 30 है, y, हाँ, इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व भी चलो कर ही लेते हैं। इसमें देखो क्या पूछा है वो भी मैं आपको बता दूंगा साथ साथ। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 20 और x माइनस 2y इक्वल टू 10, दोनों में लगा दो क्या सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन सॉरी, तो माइनस प्लस और माइनस, ये कट जाएगा आपका, यहां बचेगा आपका नेगेटिव का y इक्वल टू माइनस का 30, तो y का आंसर आ जाएगा 30। एजेस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ध्यान रखना माइनस में अगर आंसर आ रहा है तो डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं साइन की गलती करी है, आंसर माइनस में नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। तो y 30 हो जाएगा, और y अगर 30 है तो x कितना होगा, सिर्फ एक इक्वेशन में पुट कर दे, 30 इंटू 3 90, उधर गया 70, तो x आ जाएगा 70। ठीक है, x और 70। अब इसने पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दियर प्रेजेंट एजेस, रेशियो पूछा है एजेस का। और एक बात बताओ, अगर एक्स वाई निकाल के छोड़ देते तो मार्क्स कटेंगे नहीं कटेंगे, इसलिए बोल रहा हूं कि लास्ट लाइन जरूर पढ़ना। प्रेजेंट एजेस का इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा आपका 7:3। लेकिन यहां पर अगर कोई बच्चा इसको 3:7 निकाल के आता है तो भी उसका सही माना जाएगा, क्योंकि यहां पर ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि किसका रेशियो किसके साथ निकालना है, मदर की एज का रेशियो सन के साथ निकालना है, सन का मदर के साथ निकालना है। अगर स्पेसिफिक नहीं है तो 3:7 और 7:3 दोनों ही करेक्ट होंगे आंसर। ठीक है, आगे देखो, 2 years ago सलीम वाज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर, 2 साल पहले की बात कर रहा है, तो मैं मान लेता हूं कि सलीम की जो एज है वो x मान लेते हैं और डॉटर की एज को y मान लेते हैं। ठीक है,
2 साल पहले की बात कर रहा है ये, 2 साल पहले क्या रहा होगा, x माइनस टू इक्वल टू कितना बोल रहा है ये, थ्राइस 3 टाइम ऑफ y माइनस टू। तो यहां से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आपकी x माइनस 3y, 3 टू जा 6 तो माइनस का 4, एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन के लिए आप लोग क्या करोगे, ये बोला है कि 6 ईयर लेटर, मैंने बोला था लेटर का मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है वो, 6 साल बाद, तो सलीम भाई साहब 6 साल x प्लस 6 हो जाएगा और डॉटर होगी y प्लस 6। ही विल बी 4 years older than twice of her age। यहां अब आप ध्यान से पढ़ना, देखो 4 year older, older का मतलब होता है एडिशन, ठीक है, ट्वाइस ऑफ हर एज, तो पहले आप ट्वाइस करोगे, ये एज में ट्वाइस कर दिया, और 4 साल ज्यादा भी करना है तो प्लस 4 भी करना है। यहां ये चीज याद रखनी पड़ेगी भाई साहब आपको। ये हो जाएगा x प्लस 6 2y प्लस 12 प्लस 4, ये हो जाएगा x माइनस का 2y और ये हो जाएगा आपका 10। ये दो इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को एलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर लेना, ठीक है। लास्ट लाइन जरूर पढ़ना, वापस पूछा है हाउ ओल्ड आर दे नाउ, मतलब प्रेजेंट एज ही पूछी है, और हम एज्यूम भी क्या करते हैं, प्रेजेंट एज ही करते हैं, एक्स वाई निकालते हैं, तो एक्स वाई ही इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके अंदर है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस, थर्ड टाइप प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस के ऊपर प्रॉब्लम बेस्ड है इसमें। तो फ्रैक्शंस हमें पता है सभी को बहुत अच्छी तरह से कि प्रॉब्लम्स फ्रैक्शंस के अंदर जो होती है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मिलकर कोई भी फ्रैक्शन बनता है, कोई भी जो आपका फ्रैक्शन बनता है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मिलकर बनेगा। तो यहां पर आप ट्राई करना कि ऑलवेज एज्यूम न्यूमिनेटर x डिनोमिनेटर y, न्यूमिनेटर x डिनोमिनेटर y, ये ऑलवेज एज्यूम करना है आपको, ठीक है, ये इस तरह से एज्यूम करना है हमेशा। क्वेश्चंस पे चलते हैं, अगेन सेम सिचुएशन, दो इक्वेशन हमें बनानी और उनको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बोला है कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब ऐसा हो सकता है कि 2 जो हो सकता है दोनों में ऐड करें, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, या किसी एक में ऐड करें। डिक्रीज भी हम लोग कर सकते हैं दोनों के अंदर या किसी एक के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको एज्यूम करना होगा कि लेट न्यूमिनेटर जो है हमारे पास में x है और डिनोमिनेटर जो है वो y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है इसने कि एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा कब, जब हमारे पास में 2 हम ऐड करते हैं किसमें, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो x में भी 2 ऐड कर दो, y में भी 2 ऐड कर दो, और दोनों को मिला के ही बनता है फ्रैक्शन किसके इक्वल, 9/11 के। ये हो जाएगा आपका 11x 22 9y प्लस 18। तो इक्वेशन आप बना लो यहां से, 11x माइनस का 9y इक्वल टू -4। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकंड इक्वेशन में आपसे बोला है कि 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 दोनों में हम लोग ऐड कर दें तो जो फ्रैक्शन है वो आपका 5/6 हो जाएगा। यहां से हो जाएगा 6x 18 5y 15, ये बन रहा है 6x 18 5y 15। तो 6x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3, ये दूसरी इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद काम आप लोग जानते ही हो, दोनों इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो लगाना होगा एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन लगाने के लिए आपको कोफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट सेम बनाने हैं तो इसका मतलब हो गया कि अब देखो x का कोफिशिएंट 11 है या 6 है, तो दोनों में से किसी एक को मल्टीप्लाई करने पे काम नहीं चलेगा। अब आपका हम ऐसा करेंगे कि इस वाले इक्वेशन को तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि x का कोफिशिएंट सेम बन जाए। यहां x का 6 है तो इसको 6 से कर दो, यहां x का 11 है तो दूसरी वाली को 11 से कर दो, मतलब इंटरचेंज कोफिशिएंट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरह से बनेगा 66x माइनस का 54y माइनस का 24। ऐसे ही ये 66x माइनस का 55y और ये बनेगा माइनस का 33, ठीक है, माइनस का 33। तो माइनस प्लस ये कैंसिल, यहां बचेगा ओनली y, और यहां कितना बच जाएगा आपका 7 8 9, y की वैल्यू आ जाएगी 9। y कितना आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। यहां से y अगर आपका 9 है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दे, तो ये हो जाएगा 11x माइनस का 9 × 9 इक्वल टू माइनस का 4
तो 11x इक्वल टू 81 उधर जाके प्लस, तो 88 हो जाएगा ये, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, ये बनने वाली 9 9 जा 81 प्लस 77, दिस इज 77, तो ये 7 आ जाएगी। तो x7 और y9 ये दो हमारे पास में xy जो वेरिएबल हमने एज्यूम किए थे वो आ गए। फिर से वापस वही बात कि लास्ट लाइन में आपसे फ्रैक्शन पूछा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन, x और y थोड़ी ना फ्रैक्शन है, x अपॉन y बन के फ्रैक्शन बनेगा, तो जो फ्रैक्शन होगा वो आपको इस तरह से लिखना होगा, फ्रैक्शन लास्ट में लिख के आना पड़ेगा, दैट इज 7/9। तो 7/9 हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, 7/9 इज द करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन अगेन वापस देख सकते हो आप लोग बोर्ड पे, इज 1 is add to the numerator and subtract 1 from the denominator। इस बार न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट आपका क्वेश्चन स्टार्ट आप वहीं से करोगे सॉल्यूशन, न्यूमिनेटर को x, डिनोमिनेटर को y मान लेना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि न्यूमिनेटर में तो 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में क्या कर दें, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, देन द फ्रैक्शन रेड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन आपका 1 के इक्वल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2, ठीक है, पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में बोला है कि बिकम्स 1/2 इफ ओनली 1 इज एड टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ ओनली 1 इज एड टू द डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर में कुछ भी नहीं करना, मतलब न्यूमिनेटर एज इट इज रहेगा और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन 1/2 हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू y प्लस 1, तो ये जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, दिस इज द इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो और व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आ ही जाएगा हमारे पास में, दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, फ्रैक्शन आ जाएगा आप लोग के पास में, ठीक है। तो x और y की वैल्यूज निकाल लेना, यहां से x और y कैलकुलेट करने के बाद में x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में x अपॉन y करके जरूर बताना है, क्योंकि फ्रैक्शन हमारा यही होता है, ठीक है, फ्रैक्शन हमारा यही होता है। नाउ 2010 का क्वेश्चन है, 3 मार्कर का क्वेश्चन है, द सम ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर। तो अगेन सेम काम आप लोग करोगे कि न्यूमिनेटर को तो हम लोग x ले लें और डिनोमिनेटर को क्या ले लें, y ले लें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला है कि द सम ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब x और y इन दोनों का जो सम है, x और y दोनों का जो सम है ऑफ अ न्यूमिनेटर इज 3 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर, 3 लेस देन द ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर, यहां से 3 लेस कर दो, डिनोमिनेटर का ट्वाइस और उससे 3 लेस देन है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस का y इक्वल टू -3, x माइनस वाई इक्वल टू -3, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू -3, ये आंसर होगा इसका। सो पहली इक्वेशन हमारी यहां से तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या है आपके पास में, देखो ईच ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, अगर दोनों में से एक एक हम डिक्रीज कर दें, जो फ्रैक्शन होगा वो 1/2 हो जाएगा, फ्रैक्शन होगा जो 1/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2x माइनस का 2 इक्वल टू y माइनस 1, ठीक है, यहां से 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो, तो आई थिंक इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 3, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, दोनों को जब आप लोग क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि y का कोएफिशिएंट सेम है और साइन सेम है, तो माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा आपका, यहां बचेगा माइनस का x माइनस 4, तो x इक्वल टू आ जाएगा 4, x अगर आपका 4 है तो y आएगा 7, y आएगा 7, तो आंसर जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा आपका 4/7, फ्रैक्शन बनेगा 4/7, 4/7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है, 4/7 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, नंबर्स के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो भाई नंबर्स के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम में जनरली ऐसा होता है कि एक तो डायरेक्टली नंबर्स के बारे में प्रॉब्लम पूछी जाती है और एक 2 डिजिट नंबर के बारे में प्रॉब्लम पूछी जाती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, सीबीएसई 2023 स्टैंडर्ड 3 मार्कर में ये क्वेश्चन आया था। आप लोग इसके अंदर देखोगे कि हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 2। तो मैं मान लेता हूं कि लेट, सबसे पहले नंबर्स को तो हम लोग मान ले कि लेट जो नंबर्स है वो x एंड y है, और यहां पर एक कंडीशन मुझे लेनी पड़ेगी कि यार x y से बड़ा होगा,
क्योंकि डिफरेंस की बात कर रही है तो x को मैं आगे रखूंगा और y को पीछे रखूंगा। तो हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 2, मतलब इसका हाफ x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये बेसिकली बोलना चाह रहा है। तो x माइनस वाई 4 हो जाएगा यहां से, ठीक है। x माइनस वाई अगर 4 हो गया तो ये बोल रहा है अगली कंडीशन में कि सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर, सम ऑफ द ग्रेटर एंड ट्वाइस ऑफ स्मॉलर, मतलब x प्लस 2y, ये किसके इक्वल है? 13 के इक्वल है, क्योंकि मैंने y को छोटा माना है ना। आपकी मर्जी है, आप y को ग्रेटर भी मान सकते हो x से, तो फिर उस केस में आपको y माइनस एक्स लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। दोनों को आप लोग सॉल्व कर लो, माइनस माइनस माइनस, तो एक्स एक्स कटा ही हो जाएगा, माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 9, तो y तो आ जाएगा आपका पॉजिटिव 3, y अगर आपका पॉजिटिव 3 है तो x आ जाएगा 7, x आ जाएगा 7। पूछा उसने यही है, फाइंड द नंबर्स, तो 7 और 3 इसके करेक्ट आंसर होंगे। 7 and 3 आर द करेक्ट आंसर्स। नाउ ये क्वेश्चन आई थिंक आपके एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है, और एनसीईआरटी से भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है, हो सकता है थोड़ा सा डेटा वो चेंज कर दे। इससे बोला है कि जया स्कोर्ड मार्क्स इन टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो आपको देखो इसका एक्सपीरियंस तो होगा, इसी आप ही से रिलेट कर रहा है ये, कि अगर वो सही क्वेश्चन का आंसर देती है तो उसको 3 नंबर मिलते हैं, और गलत आंसर देती है वो तो वो 1 नंबर उसका माइनस मार्किंग में हो जाता है, ठीक है। 40 मार्क्स स्कोर करती हो। तो इसमें लास्ट लाइन में देख लो, पहले क्या पूछा है कि हाउ मेनी क्वेश्चन वर इन द टेस्ट, कि टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। तो मैं मान लेता हूं कि राइट जो क्वेश्चन है, ठीक है, राइट क्वेश्चंस जो है वो x मान लेता हूं, और रॉन्ग क्वेश्चंस को मैं, जो उसने रॉन्ग अटेम्प्ट किए हैं उनको मैं y मान लेता हूं, ठीक है। तो एक सही करने के अगर x मार्क्स मिल रहे हैं तो 3 सही करने के 3x होंगे, और एक गलत करने के अगर आपको -1 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है ना, लूजिंग 1 मार्क्स, तो y क्वेश्चन करने के तो फिर -y होगा, तो इसका मतलब ये 40 के इक्वल होना चाहिए, ये मिला के 40 हो जाएगा। ऐसे ही अगली कंडीशन में अगर 4 मार्क्स हैज बीन अवॉर्डेड फॉर राइट, तो ये 4x हो जाएगा, एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर द ईच इनकरेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका 2y इक्वल टू, तब उसको कितने मिल रहे हैं? तो अगेन उसको वापस 40 मिल रहे हैं, तब भी उसको 40 मिल रहे हैं भाई, ये क्या हो गया, तब भी उसको 40 ही नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और छोटा कर सकते हैं यूजिंग द कॉमन, तो हो जाएगा आपका 2x माइनस का y इक्वल टू 20। तो दिस इज द इक्वेशन 2, दिस इज द इक्वेशन 1। दोनों इक्वेशन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, और ये हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 20। दोनों में एलिमिनेशन लगा लो, माइनस प्लस माइनस, ये कटा, यहां बचा x बचा 20। तो सही क्वेश्चन उसने 20 किए थे। x अगर आपका 20 है, x अगर आपका 20 है तो y कितना आ जाएगा यहां से, ये भी 20 आएगा, ये भी 20 आएगा। तो सही और गलत दोनों के क्वेश्चंस ये थे उसके। तो उसने बोला कि टोटल उस क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस थे, तो टोटल क्वेश्चन जरूर करके आना है। हर बार यही गलती हो सकती है, टोटल क्वेश्चन जो उस पेपर में होंगे वो x प्लस वाई के बराबर होंगे, तो 20 प्लस 20 40 क्वेश्चन होंगे इस पेपर में, 40। फाइनल आंसर ये आएगा। अगर आप 20 और 20 करके छोड़ दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, आधा एक नंबर कट जाएगा, तो 40 क्वेश्चन होंगे उस पेपर के अंदर, ठीक है। ये नंबर्स के ऊपर बेस्ड था। 2 numbers are in the form of ratio 5:6, 2 नंबर्स हैं वो 5:6 में है, तो लेट नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके, लेट, जब भी रेशियो गिवन होता है तो आप लोग को पता है कि नंबर्स हम लोग 5x और 6x एज्यूम करते हैं, यही करते हैं 5x 6x। इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच ऑफ द नंबर, अगर हर नंबर में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दे तो जो रेशियो है वो 5:6 4:5 हो जाएगा। तो रेशियो हम लोग ऐसे ही लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 2 numbers are in the ratio 5:6, if 7 is subtracted from each of the number the ratio becomes 4:5। तो वैसे तो ये 2 वेरिएबल का क्वेश्चन था ही नहीं, ये तो आपका क्लास 8 का क्वेश्चन बन गया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्लास 8 का क्वेश्चन बन गया भाई। ये सीबीएसई वाले ने देखो क्लास 8 का क्वेश्चन पूछ लिया, एक वेरिएबल से काम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 25x माइनस का 35, ये हो जाएगा 24x माइनस का 28, इधर आएगा ये x, उधर जाएगा आपका 7, तो x आ जाएगा आपका 7, ठीक है, x आ जाएगा 7। फाइंड द नंबर्स बताने हैं तो नंबर आपके हो जाएंगे 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42, ये दो नंबर्स होंगे भाई 35 एंड 42, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिंगल वेरिएबल से ही काम हो गया था इसका, ठीक है। इसके बाद देखो आप लोग, है ना,
द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। जिस क्वेश्चन की मैं आपसे बात कर रहा था कि 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है जिसको जनरल स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं कि जब भी आप 2 डिजिट के नंबर को लिखोगे, तो मान लो जैसे एक 2 डिजिट का नंबर है 24, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखते हैं हम, 2 इंटू 10 प्लस 4। तो यही एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे क्वेश्चन के अंदर यूज होने वाली है जब आप डिजिट्स उसके एज्यूम करोगे। तो मैं मान लेता हूं कि 2 डिजिट का नंबर है, तो लेट भाई यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, यूनिट प्लेस का जो डिजिट है, ये आपको एज्यूम करना होगा क्वेश्चन में भी, शीट पे जब आप आंसर लिखोगे, वो मैं मान लेता हूं y, और टेंस प्लेस का जो डिजिट है उसको मान लेते हैं x। तो आप ये देखो कि आपका नंबर क्या बना भाई, नंबर तो यही बना xy, ये हमारा नंबर बन रहा है। लेकिन जब भी आप इसको इक्वेशन में लिखोगे, इक्वेशन में जब भी आप लिखोगे तो इसको आप 10x प्लस वाई करके लिखोगे यार, जब भी आप इक्वेशन में लिखोगे, ठीक है, आई बात समझ में। क्योंकि हम जब क्वेश्चन में इक्वेशन में इसको इंसर्ट करेंगे तो डायरेक्टली एक्स वाई नहीं करेंगे, 10x प्लस वाई करके करेंगे, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारे एजम्पशन की। अब बोला इसने कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। जो 2 डिजिट का नंबर है उसके डिजिट्स का सम 15 है, तो इसका मतलब हो गया कि x प्लस वाई 15 है, यही मतलब हुआ इसका इक्वेशन 1। द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9, ये इसने बोला है। अब इस इक्वेशन में इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि भाई अगर आप ये जो नंबर है एक्स वाई, इसको अगर आप इंटरचेंज कर देते हो डिजिट्स को, तो ये वाई एक्स हो जाएगा। तो ये वाला नंबर इससे क्या बोल रहा है, 9 एक्सीड करेगा, 9 ज्यादा हो जाएगा, एक्सीड का मतलब 9 ज्यादा हो जाएगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि दोनों का डिफरेंस 9 होना चाहिए, ठीक है। तो बाद वाला ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पहले वाले से, क्योंकि वो बढ़ रहा है। तो जब आप इसको इक्वेशन में लिखोगे तो आप ये लिखना चाह रहे हो, देखो ये वाई एक्स माइनस एक्स वाई, ये 9 होगा, ठीक है। लेकिन इसको ये तरीका थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा लिखने का। मैंने वापस बोला है कि आप रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसा लिख सकते हो, अपने मेमोरी के लिए कि आपको याद रहे। लेकिन जब इक्वेशन में लिखोगे तो इसको लिखोगे, करेक्ट जो लिखोगे वो होगा 10y प्लस एक्स, 10th प्लेस के साथ में 10 लगाना है, यूनिट प्लेस वाला ऐड करना है, माइनस इसको लिखोगे 10x प्लस वाई इक्वल टू 9। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10y माइनस वाई, दैट इज 9y माइनस 9x इक्वल टू 9। यहां से जो बनेगा y माइनस एक्स इक्वल टू 1 बनने वाला है, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। ये 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट होता है जनरली, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। अब भाई सॉल्व कर लेते हैं यहां पे दोनों को। x प्लस वाई आपको दिया हुआ है कितना, 15, और इसको मैं माइनस एक्स प्लस वाई लिख सकता हूं इक्वल टू 1। दोनों को ऐड करेंगे, ये कट जाएगा, 2y इक्वल टू 16 हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 8। y अगर 8 है तो x कितना होगा, y अगर आपका 8 है तो x हो जाएगा आपका 7, x हो जाएगा 7, क्योंकि दोनों का सम 15 था। लास्ट लाइन में बोला है कि फाइंड द नंबर, तो नंबर आपका क्या बनेगा, यूनिट प्लेस पे कौन है भाई, यूनिट प्लेस पे 8 है, तो 8 पीछे आएगा तो नंबर बनेगा 78, नंबर बनेगा 78। तो इस तरह से 2 डिजिट का क्वेश्चन हमें करना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है ये 2 डिजिट का क्वेश्चन। जनरल स्टूडेंट्स को बहुत गलतियां होती है इसमें। गलती इसलिए होती है क्योंकि वो वाई एक्स को 10y प्लस एक्स या 10x प्लस वाई फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप 2 डिजिट नंबर को लिखोगे वेरिएबल एज्यूम करके, तो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है हमेशा उसकी, ठीक है। देखो 2017 का क्वेश्चन है, 7 टाइम्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो मैं नंबर को वापस ऐसे एज्यूम कर लो एक्स वाई करके, लाइन आपको वही लिखनी पड़ेगी कि y इज द यूनिट डिजिट, x इज द 10th प्लेस डिजिट। 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू द 4 टाइम ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। इसका मतलब ये बोला है कि 7 टाइम ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 4 टाइम ऑफ वाई एक्स। लेकिन जब आप इसको इक्वेशन में लिखोगे तो ऐसे नहीं लिखना है, राइट कैसे करना है आपको, लिखना कैसे है, 7 इंटू 10x प्लस वाई इक्वल टू 4 इंटू 10y प्लस एक्स। इस तरह से इक्वेशन बनेगी तो हो जाएगा आपका 70x 7y 40y प्लस 4x। 4x इधर आएगा तो कितना बच जाएगा, 66x, और 7y उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 33y। 33 से कट जाएगा तो यह जाएगा 2x इक्वल टू y। ये आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी यहां से, तो जो बहुत सिंपल इक्वेशन बन चुकी है। दिस इज द इक्वेशन। नाउ इसके बाद में इसने बोला है कि द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स इज 3, डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 3। अब यहां एक गड़बड़ हो सकती है। देखो भाई क्वेश्चन में मेंशन तो नहीं है ना कि x बड़ा है या y बड़ा है, मुझे पता नहीं कि x ग्रेटर है y ग्रेटर है। तो यहां आपको 2 केस एज्यूम करने पड़ेंगे। केस फर्स्ट, जब आपका x y से बड़ा हो,
केस सेकंड, जब आपका एक्स वाई से छोटा हो, तो यहां डिफरेंस ऑफ डिजिट आपको एक्स माइनस वाई क्या लेना होगा 3, और यहां लेना होगा वाई माइनस एक्स 3। तो दोनों केसेस में देखते हैं नंबर क्या आता है हमारे पास में। ये जो इक्वेशन है ये है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहां आप लिखोगे y माइनस 2x कर देते हैं इसको इक्वल टू 0, एक ही बात है। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस प्लस, यही कट रहा है, माइनस प्लस और प्लस ये हट जाएगा आपका, तो यहाँ माइनस एक्स इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, यहां जब आप लोग सॉल्व करोगे तो यहां आ जाएगा माइनस प्लस और प्लस, तो y और y कट जाएगा, तो यहां आ जाएगा आपका x इक्वल टू 3। अब यहां डिजिट नेगेटिव आ रहा है तो ये केस आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां डिजिट आपका क्या आ रहा है नेगेटिव, डिजिट्स कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो ये वाला केस राइट होगा, मतलब y x से बड़ा होगा। तो x की वैल्यू आपकी 3 आ गई, x अगर आपका 3 आ गया तो y आ जाएगा आपका 7, y आ जाएगा 7। तो नंबर क्या बना भाई, डिटरमाइन द नंबर, तो नंबर होगा 37 हमारा आंसर होगा। देख लो y x से ग्रेटर आ रहा है, तो 37 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन की खास बात ये थी कि आप दो क्वेश्चन जब इस केस एज्यूम करके चलोगे तो दोनों केसेस के अंदर आपके पास में क्या होगा, दोनों केसेस में एक में x बड़ा लेना पड़ेगा और एक में y आपको ग्रेटर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके डिजिट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास में है द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड टाइम और डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड टाइम और डिस्टेंस, तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला इसके अंदर याद होना चाहिए कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है यहां पे, करेक्ट। ठीक है, फिर यहां से d इक्वल टू मैं लिखूंगा s इंटू टी हर बार, d इक्वल टू s इंटू टी, ये हो जाएगा एक। तो उसके बाद में फिर यहां से अगर मुझे s चाहिए होता है तो d बाई टी भी लिख सकते हैं, और t अगर हमें लिखना होता है तो t इक्वल टू डी अपॉन एस भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी आप फॉर्मूला बना सकते हो। दूसरी बात इसके अंदर हम लोग लेंगे रिलेटिव स्पीड, ये चीज भी हमें याद रखनी है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड में क्या होगा कि मान लो यहां से एक कार जा रही है, कार ए, और यहीं से कार बी, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, दोनों अगर आपकी सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी, मान लेते हैं ये आपकी एक्स स्पीड से चल रही है, ये वाई स्पीड से चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड जो होगी वो एक्स माइनस वाई होगी, एक्स माइनस वाई हो जाएगी। केस सेकंड में अगर आपके मान ले इस डायरेक्शन में कोई कार आ रही है और इस डायरेक्शन में कोई कार आ रही है, अपोजिट में आ रही है, ठीक है, ये कार ए और कार बी, ऐसे ट्रेन भी हो सकती है, ये एक्स स्पीड से, ये वाई स्पीड से, तो यहां जो रिलेटिव स्पीड होगी वो आपकी होगी एक्स प्लस वाई, ये ध्यान रखना, एक्स प्लस वाई। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां क्लियर हो जाएगा आपको कि रिलेटिव स्पीड हम लोग लेते कैसे, क्लियर। ये तो ये बातें कुछ आपको याद रखनी है। साथ में एक बात और याद रखनी है कि यहां पर यूनिट का भी ध्यान रखना है कि किलोमीटर के साथ में हावर आएगा। ठीक है, किलोमीटर के साथ में क्या आएगा, हावर, और मीटर के साथ में आपका आएगा क्या, सेकंड, ये ध्यान रखना है। किलोमीटर के साथ हावर आएगा और मीटर के साथ सेकंड आएगा, इस यूनिट का भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखो आप लोग, ए एंड बी आर 2.150 किलोमीटर अपार्ट, ए और बी 2 पॉइंट से आन, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, इनके बीच की डिस्टेंस 150 किलोमीटर है। ठीक है, टू कार्स स्टार्ट ए एंड बी एट द सेम टाइम। ठीक है, ए और बी से सेम टाइम पे चलना स्टार्ट होती है, इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, केस वन, केस फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले उसने बोला है कि दोनों की स्पीड निकालनी है, तो मैं मान लेता हूं कि लेट कार ए की जो स्पीड है वो x है किलोमीटर पर आवर, और सिमिलरली कार बी की जो स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर, ये मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है, केस फर्स्ट में बोल रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ये इधर जा रही है और ये बी पॉइंट से भी इधर ही जा रही है। ठीक है, इस पॉइंट से भी इधर ही जा रही है। ठीक है, तो यहां पर जो रिलेटिव स्पीड होगी वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगी, करेक्ट। ठीक है, और उनमें जो मिलने का जो टाइम है वो 15 है, कितना है, 15 हावर्स में वो मिलेंगी यार।
ठीक है, 15 आवर्स में मिलेंगी। टाइम यहाँ दिया हुआ है कितना, 15 आवर्स, और डिस्टेंस हमें दी हुई है कितनी है, 150 किलोमीटर। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता था, तीनों में क्या रिलेशन होता था कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। तो 150 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और टाइम है आपका 15 से कटेगा कितनी बार, 10 बार, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 10। ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी आप, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही हम लोग केस 2 को एज्यूम करेंगे, केस सेकंड, कि अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, ए से और बी से, तो यहां जो रिलेटिव स्पीड होगी वो आपकी होगी, अच्छा माइनस नहीं लिया, सॉरी, सेम डायरेक्शन है ना, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, ठीक है। तो यहां जो रिलेटिव स्पीड होगी वो आपकी एक्स प्लस वाई होगी, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो सेम यहां भी हम लोग वही करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहां पर टाइम इस बार 1 आवर का लग रहा है, तो 150 इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू 1। तो ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, अब ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। दोनों की स्पीड पूछिए तो दोनों को सॉल्व कर लो। यहाँ पे एक्स प्लस वाई 150 है, एक्स माइनस वाई कितना है 10, दोनों को जब ऐड करेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, 2x इक्वल टू, आ जाएगा 160, x आ जाएगा आपके पास 80 और y आ जाएगा आपके पास 70। ये दो आंसर आएंगे, और ये दोनों आंसर आपके किलोमीटर पर आवर में होंगे। तो इस तरह से हमें रिलेटिव स्पीड का यूज करना है इसके अंदर, ठीक है। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, if the train would be have 10 km/h per faster, it would have 2 hours less than the scheduled time, and if the train were slower by 10 km/h, it would have taken 3 hours more than the scheduled time। तो अब यहां पर देखो, ना तो स्पीड हमें पता है ना शेड्यूल टाइम पता है, तो ये दो ही वेरिएबल हमें लेके चलने हैं। यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि जो स्पीड है, स्पीड को तो हम x किलोमीटर पर हावर से मान लेते हैं, और जो टाइम है शेड्यूल टाइम, ठीक है, शेड्यूल टाइम वो है हमारे पास में टी आवर्स मान लेते हैं, ठीक है, टी आवर्स मान लेते हैं, टी आवर्स मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिस्टेंस इसमें गिवन है, नहीं है गिवन डिस्टेंस अगेन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला है कि ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h फास्टर। अगर ट्रेन की स्पीड को हम लोग 10 km/h फास्टर से बना देते, सबसे पहले तो मैं ये काम करता हूं कि यहां डिस्टेंस d इक्वल टू क्या x इंटू टी बनेगा, d इक्वल टू x इंटू टी बनेगा, अगर d हमारे पास में डिस्टेंस है तो। फिर वो बोल रहा है कि स्पीड को अगर x km/h 10 km/h से क्या कर दें हम लोग, अगर स्पीड को इंक्रीज कर दें, यहां जो स्पीड है, स्पीड इंक्रीज बाय 10 km/h, तो टाइम जो लगेगा, टाइम कितना लग रहा है, शेड्यूल टाइम से 2 आवर लेस देन लग रहा है, टाइम 2 आवर का लेस लग रहा है, तो डिस्टेंस तो उतनी कवर कर रहा है ना, फिर भी डिस्टेंस तो वही है। तो यहां डिस्टेंस इक्वल टू बनेगा d इक्वल टू क्या बनेगा भाई, d इक्वल टू बनेगा आपका स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड आपकी हो जाएगी x प्लस 10, और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा t माइनस 2, टाइम हो जाएगा t माइनस 2, क्योंकि 2 घंटे कम लगेंगे, ठीक है। यहां देखो वेरिएबल अब 3 हो गए, तो यहां से d की वैल्यू में xt सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, d की जगह मैंने लिखा xt, और यहां मल्टीप्लाई किया xt माइनस का 2x प्लस का 10t और माइनस का 20, xt से xt कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा आपके पास 2x माइनस का 10t इक्वल टू माइनस का 20, 2 कॉमन भी ले लो तो x माइनस 5t इक्वल टू माइनस 10। दिस इज द इक्वेशन 1। x और t दो वेरिएबल में एक इक्वेशन हमारे पास में बन गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट वो बोल रहा है कि अगर स्पीड को आप लोग क्या करो, 10 किलोमीटर से स्लोअर कर दो, तो यहां पर जो डिस्टेंस होगी d, स्लोअर कर दे तो x में से क्या कर दे, 10 को माइनस कर दे, तो टाइम जो होगा 3 आवर ज्यादा लगेगा, तो t प्लस 3 हो जाएगा। तो सेम केस वापस d की जगह लिखेंगे हम लोग xt, ये हो जाएगा आपका xt प्लस का 3x माइनस का 10t माइनस का 30, अगेन xt से xt कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस का 10t इक्वल टू 30। दिस इज द इक्वेशन 2, दिस इज द इक्वेशन 2। तो x और t में हमारे पास में 2 इक्वेशन बन के आ चुकी हैं, x और t में हमारे पास में 2 इक्वेशन बन के आ चुकी है। इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूं यूजिंग द, देखो आप किसी का भी कोएफिशिएंट सेम बना सकते हो, या तो आप लोग क्या करो, x को पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो,
इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस का 15t इक्वल टू माइनस का 30, उसको आप लिखोगे 3x माइनस का 10t इक्वल टू 30। दोनों को क्या करें हम लोग, माइनस कर दें, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा आपका, यहाँ बचेगा माइनस का 5t इक्वल टू माइनस का 60। तो t की वैल्यू यहां से आ जाएगी 12 हावर्स टी की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका शेड्यूल टाइम लगेगा टी। टी अगर आपका 12 है तो एक्स कितना होना चाहिए भाई, टी अगर आपका 12 है तो हो जाएगा 12 5 जा 60 उधर 50, एक्स आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, तो डी इक्वल टू क्या होगा एक्स टी, तो 50 इंटू 12 600 किलोमीटर, क्योंकि आपसे डिस्टेंस पूछी है। ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी होगी, तो 600 किलोमीटर ओरिजिनल इसकी डिस्टेंस होगी, 600 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके जनरली टाइम, डिस्टेंस और स्पीड पर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया डिस्टेंस का। लास्ट जो इसका 6 टाइप बचता है वो बचता है आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन आपने अभी देखा होगा, जब हम लोग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड देख रहे थे तो रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन एक हमने देखा था। तो कोई भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर आपको देके उसके ऊपर बेस्ड आपको लीनियर इक्वेशन बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखो, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्वेश्चन किसका, ये 2023 का है। लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि यार सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है। तो अगर मैं एक एंगल को लेट एंगल्स को x और y डिग्री अगर एज्यूम कर लो, तो सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिसका सम होता है आपका 180 डिग्री। सम कितना होता है 180, और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जिनका सम 90 होता है, याद रखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फिर ये बोल रहा है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो मैं मान लेता हूं कि एक्स वाई से बड़ा है, मैं मान लेता हूं एक्स वाई से बड़ा है। लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री का है, दोनों का डिफरेंस 18 डिग्री का है। तो बस लगा लो इसको, ये ऐड हो गया, ये 2x हो गया, ये हो गया आपका 198, तो x की वैल्यू आ जाएगी 99 डिग्री, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 99। तो y आपका आ जाएगा कितना, y आपका आ जाएगा 81 डिग्री, x और y आपके 81 और 91 आ जाएंगे, ठीक है। फाइंड देम पूछा है, तो 2023 का क्वेश्चन है ये। आई थिंक 2 मार्कर या 3 मार्कर में से एक का होना चाहिए, ठीक है, 2 नंबर या 3 नंबर में से एक का क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। आगे देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन अभी अभी हमने किया था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अभी अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो x प्लस वाई हो जाएगा 30 के और x माइनस वाई हो जाएगा किसके, 14 के, ठीक है। 2 मार्कर का क्वेश्चन था 2018, दोनों को ऐड कर दो तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 44, जिसमें x हमारा 22 आया था और y की वैल्यू आई थी 8, ठीक है। कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन अपन। ये देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो एबीसीडी, अब आपके पास 4 इसके अंदर एंगल्स हैं, तो ए और सी मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे। सिमिलरली बी और डी मिलकर 180 बनाएंगे। ये अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है, ये अपोजिट एंगल्स होंगे। तो ए की वैल्यू है 2x माइनस 1 प्लस सी की वैल्यू हमारे पास में है 2y प्लस 15 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस का 2y, 14 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10, 170, 166। तो x प्लस वाई यहां से जो आएगा वो आएगा आपका 83, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, यही आना चाहिए। 14 उधर जाएगा 170 और 4 160, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे b आपको दिया हुआ है कितना, y प्लस 5 और d आपको दिया हुआ है 4x माइनस 7 इक्वल टू 180। ये आपका हो जाएगा 4x प्लस का y और ये माइनस का 2 बचेगा तो उधर जाएगा 182। दिस इज द इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी के नीचे इसको x प्लस वाई इक्वल टू 83 को लिख लेते हैं, और इन दोनों को जब आप एलिमिनेशन लगाओगे माइनस 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 y कट जाएगा, ये बचेगा आपका 3x, 12 और 9 82 जाएगा तो कितना बचता हमारे पास में 100, तो ये बचेगा आपका 99। तो x की वैल्यू आ जाएगी 33, x कितना आ जाएगा 33,
x अगर आपका 33 है तो y जो मिलेगा आपको, y मिलना चाहिए, x अगर आपका 33 है तो 330835, y आपका मिलेगा 50। ठीक है, x 33 और y 50। लेकिन अब हमें x और y थोड़ी नहीं निकालना था, हमें निकालना था क्वेश्चन के अंदर फाइंड द ऑल फोर एंगल्स, चारों एंगल बताने थे। तो एंगल ए भाई कितना था हमारे पास में, 2x माइनस 1, यही था। तो 2 इंटू एक्स की जगह आएगा 33 और -1, तो ये हो जाएगा 66 माइनस 1 दैट इज 65 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही एंगल बी, बी क्या था भाई हमारे पास में, y प्लस 5, तो y की जगह 50 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 55 डिग्री, ये बी आ जाएगा। ऐसे ही सी कितना दिया हुआ था, सी आपका दिया हुआ था 2y, तो y की जगह कितना लिखेंगे अपन 33 50 सॉरी 50, y की जगह 50 प्लस 2y प्लस 15 था। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 115 डिग्री, 115 हो जाएगा। और ऐसे डी आपको दिया हुआ था 4x माइनस 7, 33 माइनस 7, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आना चाहिए हमारे पास में, डी आना चाहिए सी 50 130 125 125। ठीक है, 125। तो ये चारों एंगल आप लोगों को इस तरह से निकालने थे। ठीक है, ये चारों एंगल आपको इस तरह से इसमें निकालने थे।